चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या क्या बताएं? तो घुमा, कॉपी कॉपी घुमा, कॉपी घुमा। बल्ब है ना? ओके, मैंने आपको बल्ब वाला क्वेश्चन कराया था, उसी के बारे में मुझे थोड़ा सा और बोलना है। प्लीज प्लीज शुरू करते हैं। मैंने आपको बल्ब वाला क्वेश्चन कराया था, उसी के बारे में मुझे और बोलना चाहिए अभी। उसमें अपन ने क्या देखा था? बल्ब कैसे चमक रहा है, तुरंत की चमक चमक के चमक रहा है, बता दिया मैंने। और आपने देखा था कि इंडक्शन कब होता है, ऑन पर और ऑफ पर। बातें हो चुकी हैं। उसी में हम लोग अगला सवाल करने जा रहे हैं, लगभग उसी प्रोफाइल का, लेकिन नया क्वेश्चन है। देखें कि डायग्राम बनाए। ये इंडक्टर है, ये बल्ब है, और ये बैटरी एकदम लगा हुआ है। ठीक है, लेट बी नोट का बैटरी और ये इंडक्टर। ठीक है, फोटो देख के बताइए। इस बार मैंने स्विच नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है? बल्ब का स्टेटस अभी क्या है? क्या फुल ग्लो हो रहा होगा? हाँ, अभी मैंने स्विच नहीं लगाया, इसका मतलब कब की बात है? ये स्विच ऑन कर रहे हैं या स्टडी स्टेट? स्टडी स्टेट। बल्ब कमजोर चल रहा है कि फुल चमक रहा है? बल्ब अभी फुल चमक रहा है। हमसे पूछा जाता है इस सवाल के अंदर, एक बार बना लो डायग्राम। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये जो इंडक्टर है, लिख दिया सब लोगों ने? यस। अभी बल्ब कमजोर चल रहा है कि फुल चमक रहा है? फुल चमक रहा है। हमसे पूछा जाता है कि अगर इंडक्टर में आयरन की रोड डालेंगे, अच्छे सुने, इंडक्टर में आयरन की रोड डालेंगे तो बल्ब की चमक पर क्या असर पड़ेगा? एक कॉमन क्वेश्चन किताबों में है, तो उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आइए बातें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें भी अलग अलग बिहेवियर आएगा। रोड डालने दौरान अलग बिहेवियर आएगा, पूरी रोड अंदर जाने के बाद अलग बिहेवियर आएगा, रोड को रिमूव करेंगे तो अलग बिहेवियर आएगा। मैं तीनों के बारे में बोलने वाला हूँ। ओके, मान लीजिए अभी बात कर रहे हैं ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ रोड, ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ आयरन रोड, इंसर्शन ऑफ आयरन, यू नो एफई, एफई रोड बोल रहा हूँ मैं इसको। क्या होता है? एफई तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना? यस। आ जाओ जरा समझा दूं पहले आप लोगों को। यस, मुझे बताइए, अभी रोड वोड नहीं डाला है तो यहाँ कांस्टेंट करंट फ्लो रही होगी। कांस्टेंट करंट फ्लो रही तो बोले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा, क्या कांस्टेंट फ्लक्स हो रहा होगा? यस। हाँ, आपके इंडक्टर को भी फ्लक्स है, लेकिन वो कांस्टेंट है। वो फ्लक्स कांस्टेंट है, इसलिए ईएमएफ नहीं आ रहा है, तो पूरा वी नॉट वोल्टेज तो पहुंच रहा है। यस। अभी तुम्हारे इंडक्टर को फ्लक्स है कि नहीं है? है। तुम्हारे इंडक्टर को फ्लक्स है, वेरिएबल की कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब मैं बोल रहा हूँ कि आयरन की रोड डालूंगा। आयरन की रोड डालने की बात चल रही, तो जरा अपने हिसाब से बोलूंगा समझाने के लिए। अभी मान लीजिए ये इंडक्टर था, इसका फ्लक्स अभी 100 है, ऐसे बोल रहा हूँ 100 है। अब देखो, आयरन की रोड अंदर जाएगी तो पहले अंदर एयर था, अब एयर की वजह अंदर क्या होता जाएगा? कि एफई होता जाएगा। एफई यानी कि फेरोमैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक होता जाएगा। यू नो, उसका म्यू तो बहुत ज्यादा होता था यार, तो अंदर माहौल वही बनेगा कि ज्यादा ज्यादा, माहौल ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो फ्लक्स भी ज्यादा है। तो हम समझ गया, देखो ना। मान लो भी अपना फ्लक्स था 100, ऐसे मन से बोल रहा हूँ 100, रोड डालने दौरान फ्लक्स होगा 100, 200, 300, 400, 500। तो बोलिए, रोड डालने दौरान फ्लक्स 100 से उठ के 500 चला गया? यस, फ्लक्स वही की बढ़ रहा है, बढ़। ओके, रोड डालने दौरान फ्लक्स बढ़ा है, आपने बोला है ना, ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ एफी रोड, क्या फ्लक्स बढ़ा है ना? और बढ़ा है तो बेटे डी फाइव बाई डी टी दैट विल बी पॉजिटिव। कोई चीज बढ़ती है तो उसका चेंज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इंड्यूस एमएफ माइनस d5 by dt that will be negative. Yes. तो क्या वापस से ईएमएफ प्रकट हो गया है? यस। रोड डालने दौरान ईएमएफ प्रकट हो गया, और कैसा ईएमएफ आया है? नेगेटिव। और नेगेटिव आया तो आप समझ गए होंगे, वी बल्ब, बल्ब के ऊपर वोल्टेज जाएगा वी नॉट माइनस ई। अरे, बल्ब पे पहले वी नॉट वोल्टेज जा रहा था, चकाचक चमक रहा था, फिर रोड डालने दौरान क्या हो गया? बल्ब के ऊपर फुल वोल्टेज आया, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। बोलो बे, फुल चमके ही कम चमके? कम। मैंने, मैं समझ गया, मेरा आंसर है कि रोड डालने दौरान क्या लेस ब्राइट हो जाएगा? लेस ब्राइट, कम चमक हो जाएगा, लेस ब्राइट। ये कब की बात है? रोड डालने के दौरान। और सुने, आफ्टर फुल इंसर्शन, आफ्टर फुल इंसर्शन, पूरी रोड अगर अंदर चली जाएगी तो बोले अब क्या करना है? आओ फिर विचार करते हैं। यस, फिर सुनिए, फिर सुनिए। ये रहा, पहले आपका फ्लक्स 100 था, रोड डालने दौरान क्या हो रहा था? 100, 200, 300, 400, 500। आफ्टर फुल इंसर्शन फ्लक्स, फ्लक्स हैज बिकम 500। इन और चेंज हो जा रहा है कि फिक्स हो गया? ओके ओके ओके, बढ़ के मैक्सिमम तो हो गया, लेकिन शायद कांस्टेंट हो गया है। ओके, तो मैं समझ गया, फ्लक्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हो गया भाई साहब। तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया है। अब तुम्हारा फ्लक्स कितना ज्यादा हुआ, कितना कम, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किसमें है? फ्लक्स चेंज में। तो मैक्सिमम तो होगा, लेकिन कैसे हो? कांस्टेंट। तो ईएमएफ आएगा कि गायब? गायब। इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया? जीरो। और जीरो तो बोलो बोलो, वी बल्ब क्या दोबारा वी नोट हो जाएगा? यस। तो माय फाइनल आंसर इज यस। रोड डालने दौरान बल्ब की चमक कम हो जाएगी, लेकिन पूरी रोड अंदर जाने के बाद बल्ब रिगेन्स इट्स इनिशियल एंड फुल ब्राइटनेस। बल्ब रिगेन्स इट्स इनिशियल एंड फुल ब्राइट। ये मुझे बोलना चाहिए, लिख लो ना थोड़ा सा आगे लिख।
ये एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद, वी नोट तक लिखने के बाद लिख देना बल्ब रीगेन्स इट्स इनिशियल एंड फुल ब्राइटनेस। सही बात है ये। और आइए थर्ड, यहां तक लिखा है आप लोगों ने, पढ़े आगे, वो लाइन लिख दिया अपना, लिख भाई घनश्याम। खींच। बोलू मैं? ओके थर्ड, थर्ड हमसे कहा जा रहा है कि रोड को रिमूव करने दौरान क्या होगा। आइए क्या लिख रहा हूं मैं, ड्यूरिंग रिमूविंग रोड, ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ रोड। आ जाएगा समझ में, ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ रोड, रोड निकालते दौरान क्या होगा। क्या बात चले, रोड निकालने बाद या निकालने दौरान। ठीक है, आओ फिर बातें करें, फिर बातें करते हैं। ये लो, पहले तुम्हारा फ्लक्स 100 था, डालने दौरान क्या हो गया, 100 से 500 हो गया, और आफ्टर फुल इंसेशन 500 कांस्टेंट पड़ा हुआ है। तुम क्या बोलो, रोड को निकालेंगे, फ्लक्स 500, 400, 300, 200, 100। अरे क्या फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स आपने बोला कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली डी फाई डी टी दैट विल बी नेगेटिव। सही बात है ना। अब आ जाओ, इंड्यूस ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई डी टी दैट विल बी पॉजिटिव। क्या वापस से ईएमएफ प्रकट हो गया है, और इस बार पॉजिटिव ईएमएफ प्रकट होगा, तो आ जाओ, वी बल्ब दैट विल बी वी नॉट प्लस ई। और आप समझ गए होंगे एक्सिस वोल्टेज रहेगा कि धुआं निकल जाएगा। बिल्कुल लिख दीजिए अच्छे से, बल्ब में गेट फ्यूज्ड ड्यू टू एक्सिस वोल्टेज। अंग्रेजी में लिख देना, बल्ब में गेट फ्यूज्ड। है वो आपकी अपनी इच्छा है, भोजपुरी में भी लिख सकते हैं। हम्म, भोजपुरी में लिख सकते हैं, भोजपुरी में लिखिए बुकनी बुकनी करके। ऐसा होता था। बुकनी ऐसा होता ना, बुकनी बुकनी करके। हाँ, गर्दा, गर्दा गर्दा। वो एक वो देख रहा था मैं उस पर ना, नहीं वो एक उसमें मेरे को बहुत बहुत पहले एक फेसबुक पे मेरे को एक ऐसा कहीं जोक दिखा था, उसमें था, टीचर ने पूछा भोजपुरी छात्र से कि वो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए गाने को भोजपुरी में अनुवाद करिए, तो उसमें लिखा हुआ था, उसने कहा कि करेजुआ के बुकनी बुकनी करके। और हाँ नहीं ना, उसमें लिखा है वो जोक, मेरे को बहुत देर तक हंसी आता है, मैंने कहा ये सही है। उसमें था, करेजुआ के बुकनी बुकनी करके दांत चिहार के चल देहू। उसमें देखा मैंने, मेरे को भी बहुत ज्यादा हंसी आती रही, मैंने कहा सही है। बुकनी बुकनी मतलब टुकड़े टुकड़े, चिन्ने चिन्ने टुकड़े करके। बस बस क्लास चल रही है पास में तुम्हारी स्टेज। हाँ लिखा है भाई, लिखा है। इसके पीछे लिखो कि क्या रहेगा, बल्ब में गेट फ्यूज। लिख दिया आप लोगों ने, बल्ब में गेट फ्यूज। चलो, हाँ बोले। हाँ, ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, देखो मैंने क्या लिखा, मैं गेट फ्यूज। देखो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मान लीजिए कोई बल्ब 220 वोल्ट रेटिंग का है, तो अपन क्या बोलते हैं, 220 से ऊपर जाते हैं वो खराब हो जाएगा, बोलते हैं ना। ये खराब हो ही जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 221 222 तक वो खराब ना हो सकता है 225 पे भी खराब ना हो सकता है 230 पे जाके खराब हो। लेकिन अपन तो एक डेडलाइन मानते हैं, अपन तो टेक्निकल तो क्या बोलते हैं, आज मैं कहता हूँ ये बल्ब 220 का, मैं तेरे को पूछूंगा 221 लगा दे, तो अपन तुरंत बोलते हैं ना बल्ब खराब हो जाएगा। और एग्जैक्ट बात करें तो बल्ब खराब हो जाएगा, खराब हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि हाई वोल्टेज पे उसके ऊपर पावर कंजम्पशन भी थोड़ा सा हायर रहेगा। हायर रहेगा तो उसका जो फिलामेंट है, कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि फिलामेंट उसको झेल पाएगा कि फैल जाएगा। तो अगर मान लीजिए फिलामेंट उसको झेल गया तो टिक जाएगा, और नहीं झेल पाया तो वो खराब भी हो सकता है। तो सवालों में न्यूमेरिकल में हम लोग बोलते हैं कि 220 का बल्ब है, 221 लगा दे तो बल्ब क्या होगा, बोले खराब हो जाएगा, बोलते हैं। इन प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो खराब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको आप यूं समझिए, जैसे कोई आदमी, जैसे मान लो जैसे आप हो, किसी ने मेरे को बोला ये आदमी 20 केजी वजन उठा सकता है, जैसे आपकी लिमिट है, आपने बोला मैं 20 केजी वजन उठा सकता हूँ। तो अब मुझे बताइए, अगर हम आपके ऊपर 21 केजी वजन या 22 केजी वजन दे देंगे आपके हाथ में, तो क्या आप निपट ही जाएंगे या उठा भी सकते हैं। दैट इज द वे, मतलब ठीक है आपने अपनी लिमिट बता रही कि यार मैं 20 केजी वजन उठा पाऊंगा, ठीक है ना, हमें पता है भाई ये बच्चा 20 केजी वजन उठा पाएगा।
तो ठीक है कभी 21 या 22 दे दिया आपको, तो हो सकता है आप उसको भी झेल पाए, क्योंकि 20 तो आप उठा लेते नहीं, हो सकता है 21-22 भी आप झेल जाए, वही मामला है। तो मैंने देखो क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, बल्ब में गेट फ्यूज। फिर वो हमें देखो, अब फिर वही बात है। अब आप मुझे कोई कहेगा कि ऑप्शन ऐसा आ जाएगा कि बल्ब जरूर फ्यूज हो जाएगा या बल्ब में गेट फ्यूज, तो फिर वही कंट्रोवर्सी वाला मामला है। प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से तो क्या होगा, बल्ब फ्यूज हो ही जाएगा या हो सकता है, हो सकता है। कई बार होता है ना, बल्ब झेल जाता है वोल्टेज को, कई बार नहीं होता अपने घर में, कई बार ओवर वोल्टेज आ जाता है, तो अपने घर की चीजें खराब भी हो सकती हैं और क्या बच भी जाती है ना। अब कई बार तो 220 ऊपर आ गया, फिर भी कुछ चीजें जो झेल गई, और झेल के तो झेल गई, और कुछ चीजें झेल गई कि फैल गई, वो सब एक्चुअल मैकेनिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, तो इसलिए अपन ने लिखा दिया। और सुने, हाँ, V naught is the rated voltage of your bulb. V naught is the rated voltage of your bulb. What I'm saying, if your bulb is of rated value is at 220 volt, okay, 220 volt. What does it mean? 220 वोल्ट तक रहेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा। और आपके ऊपर कितना लग रहा है, 220 प्लस समथिंग, तो हमें लग रहा है कि बल्ब यहाँ खराब हो जाएगा, और हम बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो जाएगा। लेकिन और प्रॉपर और अच्छा बोलने के लिए मैंने बोल दिया इट मे गेट फ्यूज्ड। जैसे वही है ना, 220 का बल्ब था बेटे, मैंने 222 लगा दिया तेरे ऊपर, अब बता क्या खराब हो ही जाएगा? मतलब अगर, मतलब बोलने में तो ये आता है कि खराब हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो खराब हो भी सकता है, और हो सकता है थोड़ा बहुत बच जाए। हाँ, अगर ऑप्शन में आएगा कि बल्ब कम चमकेगा, बराबर चमकेगा, फ्यूज हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा फ्यूज हो जाएगा, यहाँ भी मैं बोलूंगा फ्यूज हो जाएगा। लेकिन अब प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से बोले तो हो भी सकता है और नहीं भी सकता। चलिए ये सवाल और सुने, और सुने, इसमें एक और कलाकारी है। ध्यान दीजिए, रोड डालते दौरान बल्ब की चमक कम हुई, और फुल इंसर्शन के बाद रोड डालते दौरान चमक कम हुई, और डालने के बाद चमक क्या दोबारा अच्छी चमक आ गई। अपनी किताब में क्वेश्चन है, और अपनी किताब में क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला हुआ है कि इंडक्टर में आयरन की रोड डाल रहे हैं तो बल्ब की चमक बढ़ेगी, घटेगी या अनचेंज रहेगी। यस, कौन सा आंसर देना चाहेंगे, डालने दौरान या फाइनल? फाइनल। वेरी गुड। देखो, या तो अच्छा हो कि मैं आपसे बहुत स्पेशली पूरा डिटेल पूछूं कि नहीं नहीं अलग अलग बता, डालने दौरान क्या हुआ था और बाद में क्या था, ये अच्छे से बता, तब तो आप मुझे अच्छे से बता देना। मैं तो नहीं बोल रहा इतनी कहानी, किताब में जो सवाल है वो तो नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या बोल रहा है, एक ये सीन है, इंडक्टर में आयरन की रोड डाली है तो उसकी चमक बढ़ेगी, कम होगी या अनचेंज रहेगी, क्या बोलना है आपको? कौन सा आंसर बोलना है आपको, मतलब डालने दौरान या फाइनल? फाइनल स्टेटस क्या है आपका? यस, अनचेंज। फाइनल स्टेटस क्या है आपका? अनचेंज। वो तो मैं स्पेशली पूछ नहीं, तू डालने दौरान की बात कर मेरे से, तो फिर आपको वो कम बोलना है। वरना किताबों में मैंने जहां भी क्वेश्चन देखा वहां पे सिर्फ क्या है कि इसमें आयरन की रोड डाल रहे हैं, बताइए बल्कि चमक का क्या होगा, फिर मुझे बोलना पड़ेगा फाइनल आंसर वाज अनचेंज। सहमत है? सहमत है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि डालते दौरान बल्ब की चमक जरूर कम हुई थी, लेकिन पूरा रोड अंदर जाने के बाद बल्ब पूरा अपने चमक पे आ गया, ये मेरा आंसर है। और पता है ये क्वेश्चन उधर भी है, एसी में भी, मैं यही बोलना चाहूंगा। एसी, एसी, यस, मैं यही बोलना चाहूंगा, आप समझ जाएंगे, सुनो ना, सुनो सुनो, समझ जाओगे आप। यस, अगर ये सवाल एसी में आ जाए तो वहां मेरा आंसर है बल्ब की चमक परमानेंटली कम हो जाएगी। उसका जवाब सुन लीजिए, सब आता है आप लोगों को, बस मुझे इशारा करना है। यस, यहाँ पे क्या आंसर है मेरा, रोड डालने पर बल्ब की चमक कम हो गया, अनचेंज। मेरा फाइनेंस अनचेंज, वहां पे परमानेंटली कम हो जाएगी, क्यों? आ जाओ, एफी रोड, मतलब वही वही वाली बात है, एफी रोड डाल रहे हैं, ठीक है ना, आ जाएगा समझ, एफी रोड डाल रहा हूँ। हाँ बच्चे, एफी क्या इसका एल वही रहेगा, बढ़ जाएगा, एल, एल याद है, एल, एल, हाँ एल वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? क्या एक्सएल बढ़ जाएगा? एक्सएल 2 पाई एफ एल, ऐसी ऐसी 2 पाई एफ एल याद है, XC 1/2 पाई FC, एक्सएल 2 पाई एफ एल। भाई साहब आपका एल बढ़ जाएगा तो क्या एक्सएल बढ़ जाएगा? और एक्सएल बढ़ जाएगा तो आपका जेड बढ़ जाएगा, जेड यू नो इम्पीडेंस, √R² प्लस XL² आपका जेड बढ़ जाएगा। और जेड बढ़ जाएगा तो सर्किट करंट कम हो जाएगी, क्योंकि करंट क्या होती है, I बराबर V/Z। आपका तो जेड बढ़ गया तो भाई साहब करंट कम हो जाएगी, तेरे लूप में करंट पहले से कम चलेगी, और लूप में करंट कम हो जाएगी तो बोलिए, तो मैं कहता हूँ लेस ब्राइट। फर्क समझिए, वहां सिर्फ डालते दौरान बल्ब की चमक कम हुई थी, बाद में वो फुल अपनी इनिशियल चमक पे आ गया था। क्या बोल दो, बल्ब की चमक परमानेंटली कम हो जाती है। ये एसी वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के साथ लिख दिया है। लिख लो, जो लिखना है तो लिख लो, दोनों साथ देखो, सेम क्वेश्चन है ना, ये देखो ये क्या है, इंडक्टर बल्ब विद डीसी, इंडक्टर बल्ब विद एसी, वहां रोड डालने पर चमक डालने दौरान कम हुई थी, बाद में फुल चमक, यानी यू समझो वहां चमक अनचेंज रही, वहां चमक अनचेंज रही, और यहाँ चमक परमानेंटली कम हो गई। दोनों आपके सामने है।
आई होप समझ में आ गया होगा सारा मामला, आसान है सब। अच्छा तुमने लिखा ना ड्यूरिंग ये आयरन रोड किसमें डाल रहे हैं, इंडक्टर में कि बल्ब में? बोले बल्ब में, बोले ये ले बल्ब फ्यूज हो जाएगा, पता ना तुम लोगों को, बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा, क्या क्या तो चमके और क्या नहीं चमके। सुन लिया बे, मैंने लिखा है नहीं है, लेकिन ये आयरन रोड किस में डाली जा रही है, इंडक्टर में डाल रहे हैं, सुना है ना सबने, बल्ब में, बोले ये ले बल्ब में, अब चमका क्या चमकाएगा चलो, तो ये हो गया इसके बारे में, ये खत्म करते हैं। वैसे एक बात बोलूं आप लोगों को, ये सवाल आपने किया ना आयरन रोड का, सबको समझ में आ गया ना ये सवाल? चलो थोड़ा सा ऐसे पूछता हूँ सवाल में, सवाल निकालते हैं। ये केस आयरन रोड डालने में बल्कि चमक या जो भी हुआ आपके सामने है, इंड्यूसिंग में फरा था। सुनो, आयरन रोड डाला, अगर मैं इसके अंदर डाया की रोड डालता, डाया मैग्नेट की रोड डालता, क्या ये आंसर है कि उल्टे आंसर? उल्टे, क्योंकि फिर डाया डालता नहीं, फ्लक्स बढ़ता ही कम होता, क्या सब उल्टे पुल्टे आंसर आते? तो जब भी सवाल आपके सामने आए इस तरह का, तो उसमें जरूर देख लेना कि वो फेरो की रोड डाल रहा है कि डायमंड की डाल रहा है। ऐसा नहीं रोड डाला बोले तुरंत आंसर चेप दिया, सुन लो बे, हाँ हाँ, ऐसा नहीं बोले रोड, अच्छा बोले आंसर चेप दो। पूछ लेना भाई साहब फेरो मैग्नेटिक की रोड है कि भाई साहब डायमंड की रोड है, अकॉर्डिंगली बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आप तो सब जानते हैं ना, फेरो पेरा का म्यू आर मोर देन वन होता था, डायल होगा म्यू आर तो लेस देन वन, तो मामला उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सोच समझ की बात करनी चाहिए, ठीक है। ये सब खत्म। अब हम आज बात करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। म्यूचुअल इंडक्शन नाम सुना होगा, इज इट अबाउट पड़ोसी? चले, कुछ भी ठीक है, खुश हो लो, बोले ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल, बहुत ही सुंदर टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, लिखना चाहिए। व्हेन करंट इन अ कोइल, व्हेन करंट इन अ कोइल changes with time, changes with time, an induction takes place in, induction takes place in another coil, क्या लिखा हूं, सेम coil या another, another, another coil, then it is called mutual induction। क्या बोलना है बच्चे, इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलना चाहिए। जी हाँ, यही तो फर्क था, मैंने उस दिन आपको मोटा मोटा एक डिफरेंस बताया था कि जिस कॉइल में करंट चेंज करें, अगर उसी में असर देखने को मिल जाए तो क्या होगा, सेल्फ। और करंट चेंज इधर कर रहे हैं और असर दूसरे में हो रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, म्यूचुअल बोल देंगे। मैंने देसी एग्जाम्पल भी बोला था आप लोगों का, आपके अच्छा काम करने पे पेरेंट्स का खुश होना सेल्फ इंडक्शन, और आपके अच्छा काम करने पे पड़ोसी का खुश होना म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ की बातें हो चुकी है, मैं सेल्फ पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम किस पे कर रहा हूँ, म्यूचुअल। इसको समझते हैं सारे पैरामीटर्स। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोयल है, ये लेट कोयल वन, और इसके बगल में एक और कोयल रखा हुआ है, मान लीजिए कोयल टू, ठीक है, अगल बगल में दो कोयल रखी हुई है। बच्चे मान लीजिए मैंने इसमें आई वन करंट चलाया है, तो आई वन करंट से क्या ई वन तो बन ही जाएगा, बोलिए, फिर इसको फ्लक्स मिलेगा कि मिलकर ही रहेगा, और इसके माहौल की वजह से उसको फ्लक्स मिलेगा कि मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशन, डिपेंडिंग ऑन एंगल शेंगल, सुटेबल एंगल मिला तो फ्लक्स मिल जाएगा, तो गड़बड़ किया तो उस बगल वाले को फ्लक्स नहीं मिलेगा। चलो मैं मान लेता हूँ कि बगल वाले को फ्लक्स मिल गया, देखो ना, अगर इसकी वजह से बगल वाले को फ्लक्स ही नहीं मिलेगा तो म्यूचुअल नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं आपको। आई थिंक म्यूचुअल इंडक्शन होने के लिए क्या मिलना चाहिए, क्या बगल वाले को फ्लक्स मिलना चाहिए ना, यस। तो अगर उसको फ्लक्स ही नहीं मिलेगा तो मैं कैसे बात करूंगा आपसे, तो मैंने मान लिया कि चलो मेरे केस में उसको बगल वाले को फ्लक्स मिल गया, सो आई वन की वजह से बगल वाले को फ्लक्स मिल गया, कितना, फाइव टू। नाउ कॉमन सेंस, क्या हम जान रहे हैं कि जो फ्लाई फाइव टू होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई वन, यस। कम करंट तो कम फ्लक्स और ज्यादा करंट तो ज्यादा फ्लक्स, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं कह दूं फाइव टू बराबर क्या हो जाएगा, एम आई वन, जिस तरह सेल्फ इंडक्शन को दिखाने वाला था कैपिटल एल, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन को गणित में दिखाने वाला फिगर है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड दैट इज एम। सेल्फ इंडक्शन वाज एल, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज एम। तो एम के बारे में बात करनी पड़ेगी, यस। आओ देखो ना कि यहाँ से एम का फॉर्मूला तैयार है, एम का आसान फॉर्मूला हो गया फाइव टू अपॉन आई वन। और अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइव टू अपॉन आई वन तो आया ना, देखो ना मैंने क्या कर दिया, फाइव वन अपॉन आई टू भी लिख दिया, यस। हाँ मुझे लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखेंगे भाई, यह बताओ बे, म्यूचुअल तो हमेशा वन साइडेड होता है कि टू साइडेड, टू साइडेड,
ये बात बताओ, अगर इन दोनों के बीच में वाकई में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, अगर इनमें अंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें करंट चलाने पे उसको फ्लक्स पहुंचता है। अगर इसमें करंट चलाने से उसको फ्लक्स पहुंचता है, तो कभी उसमें करंट चलाऊंगा तो क्या इसको भी फ्लक्स पहुंचेगा? यस। इसमें करंट चेंज करने पर अगर उसमें इंड्यूस ईएमएफ आता है, तो कभी उसमें करंट चेंज करूंगा तो इसमें भी तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो फील करिए, म्यूचुअल कैसा होता है, वन साइडेड की टू साइडेड। अगर इधर का असर इधर पहुंच रहा है, फिर इधर का असर भी इधर जरूर जरूर पहुंचेगा। यानी कि एक का असर दो में, तो दो का असर भी एक में जरूर जरूर आएगा। वही आपका पड़ोसी वाला एग्जांपल लो ना, आपके अच्छा काम करने पे पड़ोसी फैमिली के लोग खुश हो रहे हैं, तो कभी उनके यहाँ कुछ अच्छी बात होगी तो आपके पेरेंट्स भी तो खुशी जाहिर करेंगे ना। हाँ, या ऐसा बोले कि यार इसके साथ अच्छा कैसे हो गया, ये सोचेंगे बोले कि, तो मतलब ऑब्वियसली सही बात है कि नहीं है। जैसे आप अपने आपके दोस्त होते हैं, कोई मान लीजिए आपका दोस्त है, तो आपके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होगा तो आपके दोस्त को रिएक्शन आएगा, होगा। और आपके दोस्त के साथ भी कोई अच्छी या बुरी बात होगी तो आपको भी तो रिएक्शन आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये म्यूचुअल कैसा है, वन साइडेड कि टू साइडेड? एक का असर अगर दो में हो रहा है ना, तो दो का असर भी फिर एक में जरूर होगा। इसीलिए टू साइड होगा। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, फाइव टू अपॉन आई वन, और साथ में क्या लिख दिया, फाइव वन अपॉन आई टू। ऐसा मुझे लिखना चाहिए, मैंने लिख दिया। एक बात। दूसरी बात आपको सीखनी चाहिए ना, ये जो एम हम पढ़ रहे हैं, एम के बारे में दोनों फॉर्मूला अपनी जगह सही है। तुम्हें याद है कल एल का फॉर्मूला पढ़ा था, वो भी फाइव अपॉन आई था ना? यस। तो मुझे आपको और जनरलाइज सिखाना चाहिए, काहे का एल और काहे का एम, और क्यों बच्चा इतना याद करेगा फाइव वन आई टू, तो बकवास काम की बात। आज के बाद एल हो चाहे एम हो, दोनों फाइव आई का रेशियो है। एल हो चाहे एम हो, दोनों फ्लक्स और करंट का रेशियो है। बस इतना समझ लो कि दोनों अगर एक ही सदस्य के ले लिए तो उस सदस्य का एल तैयार होगा। दोनों एक ही सदस्य के ले लिए तो उस सदस्य का एल तैयार होगा। और दोनों में से एक चीज मेंबर वन की ली और दूसरी चीज मेंबर टू की ली, तो क्या एम तैयार होगा क्या? तो इतना अलग अलग मत याद करें, क्यों फॉर्मूला याद करना है ना, सिंपल बात करो ना। फाइव और आई दोनों एक ही मेंबर के हैं, तो उस मेंबर का एल, और फाइव और आई में एक चीज इसकी और एक चीज उसकी लेंगे तो एम तैयार होगा। चलो हेल्प कर दो मेरी, ऐसे फ्री स्टाइल बात कर रहे हैं, सही से आंसर आना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा उसके पहले, देखो ना एम बराबर ये है, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एम वन या एम टू शब्द यूज नहीं किया है। देखो ना, एल तो हर कोयल का अपना अपना पर्सनल होता है, इसका एल एल वन, इसका एल एल टू। मैं कभी भी इस तरह की भाषा नहीं बोलूंगा कि इसका एम वन है या इसका एम टू है। बेसिकली एम वन एम टू होता ही नहीं है, एम वन एम टू बोलना ही गलत है। एम जो होता है ना, न तो इसका होता है, न इसका होता है, पूरे सिस्टम का होता है। एम इज नॉट डिफाइंड फॉर इंडिविजुअल मेंबर। मैं कभी भी इस तरह का नहीं बोलूंगा इसका सेल्फ सॉरी इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना है, उसका, अरे यार इसका उसका नहीं होता है। दो कोयल आपस में जो इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन बैठी हुई है, दो कोयल आपस में जिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में बैठी हुई है, उस पूरे सिस्टम का, उस पूरी व्यवस्था के बारे में एम होता है। तो बोलो भाई, एम पर्सनल होता है कि सबका होता है? मैं कभी भी नहीं बोलूंगा एम वन या एम टू। एम वन एम टू अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो बकवास है, वो तो शब्द ही सही नहीं है। एम किसका होता है, पर्सनल की सबका? सबका। मेक श्योर एम से म्यूचुअल, एम से मास्टर, म से म्यूचुअल, म से मास्टर किसका है, पर्सनल या सबका है? ये मैं समझ तुम्हारे, हाँ। मास्टर किसका, इसका मास्टर, इसका मास्टर कि सबका मास्टर? ध्यान रखो, म से मास्टर, म से म्यूचुअल। मास्टर पर्सनल होता है कि सबका होता है? मास्टर पर्सनल होता है कि सबका होता है? मास्टर सबका मास्टर होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनो भाई, इधर आओ, सही से आंसर आना चाहिए, सुनो भाई। सही से आंसर चाहिए। फाइव वन आई वन बोलो, एल या एम, एल वन या एल टू, एल वन या एल टू, एल वन, शाबाश। और सुनिए, फाइव टू आई टू, फाइव टू आई वन, एम वन या एम टू, एम वन या एम टू। एम तो एम होता है, एम पर्सनल होता है कि सबका होता है? ध्यान रख लो, म से मास्टर, म से म्यूचुअल, पर्सनल की सबका। और फाइव वन और आई टू, पर्सनल की सबका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बोल रहे। और सुनो, क्या मैं कह दूं ये भी हेनरी में होगा? हाँ हाँ, और क्या मैं कह दूं ये वेबर पर एम्पियर में भी होगा? बिल्कुल लिख दो भाई। एल वन होता है, एल टू होता है, एम वन नहीं होता है, एम टू भी नहीं होता है, बस एम तो बस एम होता है, मास्टर तो बस मास्टर होता है। चलिए ये भी हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, लिखो भाई। इसमें जा रहा है सब तो। तुम लोगों ने सब रिसर्च कर रखा है। चलो, समझ में आ गया थोड़ा सा। ये था एम के बारे में बेसिक। अगला पॉइंट लिखना चाहिए, एम इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स। एम इज
M is defined for particular orientation of two coils. वही जो मैं बोल रहा था ना, दो कॉइल के पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के लिए डिफाइन होता है। तो इस बात में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, आ जाओ। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और बोलूंगा। तुम किसी किताब में या मॉड्यूल में अगर इस बात को देखोगे ना, तो उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है। उन्होंने पता है क्या कर रखा है ना, वो क्या करता है बुक वाला, बोले 1 का असर 2 पे जा रहा है तो उसको वो M12 बोल रहा है, फिर 2 का असर 1 पे जा रहा है तो उसको M21 बोल रहा है, फिर आगे जाके बोल रहा है दोनों बराबर है। अब ये क्या बकवास है भाई? अगर दोनों बराबर है तो काहे का इतना 1 to 2 1 क्यों कर रहा है भाई? क्यों कंफ्यूज कर रहा है? तो ध्यान रखें, बुक्स में अगर इस तरह की भाषा लिखी है तो परेशान मत होना, ऐसा मत सोचना कि हमारे को M पढ़ाया था M1 to 2। हाँ, उन्होंने 1 का 2 में असर M12, 2 का 1 में M21 और आगे जाके बोल रखा है कि दोनों बराबर है। तो अगर दोनों बराबर है तो काहे का 1 2 और काहे का 2 1 ना, सीधी सीधी याद रखें। M अलग होता है कि सबका होता है। वेरी गुड। तो जैसा कि आपने बोला है M इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, इस बात को मैं गणित में ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ना। यस, ये क्या हो गया? M जानने का फॉर्मूला हो गया, इसको पहचानिए। L1 L2, तुम्हारे यहाँ दो मेंबर है ना, L1 L2, तो क्या हो गया? दोनों मेंबर का अपना अपना सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। यस। और K को बोलते हैं, अगर K समझ में आया तो सब समझ में आया बच्चे। K का नाम है कपलिंग कोफिशिएंट। K बोले तो कपलिंग कोफिशिएंट। बिल्कुल, मैं इससे पूरा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। कपलिंग कोफिशिएंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। K का जो वैल्यू होता है वो 1 से लेकर के 0 तक कुछ भी रहेगा, हम सवाल में आपको दे देंगे। कैसे दे देंगे? जैसे मैं बोलूंगा दो कोयल का L1 L2 इतना इतना है और उनके बीच में कपलिंग कोफिशिएंट कुछ भी बोलूंगा, कपलिंग कोफिशिएंट 40% है तो 40% तो 0.4 लिख देना। या तो बोलूंगा 40% या बोलूंगा 0.4 है, एक ही मतलब है, सुन लिया। कपलिंग कोफिशिएंट 0.6 है तो यहाँ 0.6 लिख देना। आइडियल कपलिंग है तो 1 लिख देना। 100% कपलिंग है तो 1 लिख देना। परफेक्ट कपलिंग है तो 1 लिख देना। कपलिंग ही नहीं है तो 0 लिख देना। बोलो बोलो, के की वैल्यू क्या होती है? 0 से 1 तक, क्या कुछ भी हो सकती है? यस। कपलिंग नहीं है तो 0 है, आइडियल कपलिंग है तो 1 है, 30% कपलिंग तो 0.3 है, 40% तो 0.4। ये सब सवाल में आ जाएगा, अभी हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको के दे दिया करूंगा तो L1 L2 डाल देना, के डाल देना, क्या एम का आंसर आ जाएगा? यस। अगर मैंने बोला आइडियल कपलिंग है, आइडियल कपलिंग, तो के बराबर 1 भी आपको लेना पड़ेगा सवालों। के बराबर 1। ये जो कपलिंग आप पढ़ रहे हैं इसका फील आपको आना बहुत जरूरी है। आप खुद देखो ना। यस। एम किससे डिसाइड हो रहा है? शायद कपलिंग से डिसाइड हो रहा है। फील करो, आप देखो ना। मान लीजिए कपलिंग बिल्कुल नहीं है, के बराबर 0, तो क्या एम भी नहीं है? कपलिंग है तो एम है, कपलिंग कम है तो एम भी कम है, और कपलिंग जितनी ज्यादा है क्या एम भी उतना ज्यादा है? यस। तो आपको सीखना चाहिए एम पूरी तरह से किससे डिसाइड हो रहा है कि दोनों मेंबर के बीच में कपलिंग है कि नहीं है, कम कपलिंग है कि ज्यादा कपलिंग है, इस बात से दोनों के बीच में एम डिसाइड हो रहा है। तो अगर इस बात से डिसाइड हो रहा है तो मुझे आपको कपलिंग का बहुत अच्छा फील आपको बताना चाहिए, ताकि आप एक्जेक्टली समझ पाए बोले कपलिंग का मीनिंग क्या। नाम पे गौर करो बच्चों, गणित में तो आ ही जाएगा 40% 80% ये तो कर ले। नाम पे गौर करो, कपलिंग। कपलिंग बेसिकली क्या हो गया कि दोनों मेंबर्स के बीच में आपस में फ्लक्स का लिंकेज, फ्लक्स का शेयरिंग, फ्लक्स का जुड़ाव, फ्लक्स का एसोसिएशन कितना कम या कितना ज्यादा है, और है भी है कि नहीं है, इस बात को गणित में दिखाने वाला तरीका कौन है? कपलिंग कोएफिशिएंट। मैं मन से कुछ बोल बोल के बता रहा हूँ फील देने के लिए, वो रियल नहीं है, बस मन से बोल रहा हूँ। देखो ना, मान लीजिए मैंने इसमें करंट चलाया, बच्चे मैंने इसमें करंट चलाया था और इसमें माहौल बन गया। मान लीजिए 1 लाख लाइन प्रोड्यूस हुई, ऐसे मन से बोल रहा हूँ। इसमें 1 लाख लाइनें प्रोड्यूस हुई थी। मैंने वहां जाके पता किया कि भाई साहब आपको कितना फ्लक्स पहुंचा है, पता किया कि वहां पे पूरी 1 लाख लाइनें वहां पहुंच गई है। इसने 1 लाख लाइनें पैदा की थी, पूरी की पूरी 1 लाख लाइनें जाके वहां एसोसिएट हो गई हैं। अरे इज इट 100% कपलिंग? फील करो ना, कपलिंग, कपल यानी दोनों के बीच में फ्लक्स का लिंकेज, फ्लक्स का एसोसिएशन, फ्लक्स की शेयरिंग, फ्लक्स का जुड़ाव, दैट इज कपलिंग, है ना। और आइए, तो अगर 1 लाख लाइनें बनी थी भाई साहब, वहां पूरी 1 लाख लाइनें पहुंच गई, अरे ये क्या आइडियल कपलिंग हो गया भाई साहब? और सुने, यहाँ 1 लाख लाइनें बनी थी, मैंने वहां जाके पूछा भाई तुमको कितना लाइन मिला उसमें से, उन्होंने बोला 80,000 लाइन आई है। 1 लाख में से 80,000 लाइन यहाँ पहुंची है, क्या 80% कपलिंग हो गई है? यस। यहाँ पे 10,000 लाइन आई है, क्या 10% कपलिंग? 1 लाख लाइनें बनी थी तो 90,000 इधर उधर भाग गई, और इधर की उधर लाइनें कितने एसोसिएट हुई हैं? 10,000। ओके ओके, फ्लक्स की कपलिंग कितनी है आपकी? 10% यानी कि 0.1। यहाँ 1 लाख लाइनें बनी थी, मैंने वहां जाके पूछा तेरे को कितना फ्लक्स मिला, उसने बोला 0। बोला कि मेरे को तो एक भी लाइन नहीं मिली। अरे 1 लाख लाइनें बनी थी, एक भी लाइन जाके वहां एसोसिएट नहीं हुई है, क्या बोले? कपलिंग की 0 कपलिंग। क्या कपलिंग का फील आया? कपलिंग का सीधा सा मीनिंग क्या हो गया कि दो सदस्यों में से एक सदस्य जब माहौल बनाता है तो उस माहौल की वजह से दूसरे सदस्य को फ्लक्स कितना कम मिला, कितना ज्यादा मिला, मिला भी कि
नहीं मिला, उस बात को गणित में दिखाने वाला फिगर कौन है? कपलिंग कोफिशिएंट। आई थिंक फील आ गया होगा, और अगर फील आ गया तो जरा मैं एक किताब का सवाल ले रहा हूँ, उसको देखने के बाद तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। देखो ना, टू कॉइल्स के चार ओरिएंटेशन है, सुने अच्छे से। दो कॉइल्स है बेटे, चार ओरिएंटेशन है। पहला ओरिएंटेशन दोनों ओवरलैप्ड या मर्ज हो रखी है, और खुद ही कह रहा है कि कपलिंग कोफिशिएंट K1 है। दूसरा ओरिएंटेशन में दोनों कॉइल इस तरह से है, कपलिंग कोफिशिएंट K2 है। तीसरा फोटो में कपलिंग कोफिशिएंट K3 है, और चौथा फोटो में कपलिंग कोफिशिएंट। उन्होंने बोला है चारों फोटो में वही दो कॉइल हैं, जो दो कॉइल इस फोटो में है वही दो, वही दो, वही दो। हाँ, चारों फोटो में वही दो, वही दो, वही दो, मगर ओरिएंटेशन वही वही की अलग अलग। कोइल्स आर सेम सेम सेम, जो दो कोइल वही दो कोइल वही दो, लेकिन ओरिएंटेशन इज डिफरेंट डिफरेंट। खुद एग्जामिनर कह रहा है इस अरेंजमेंट का कपलिंग कोएफिशिएंट K1 है, इसका K2 है, K3 है, K4 है। मुझे सिर्फ बोल रहा है कि भाई तू चारों का सीक्वेंस लिख दे। आओ मिलके बात करते हैं। जिसको कपलिंग का फील है वो बात कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं। फील जिसको है, एक ने माहौल बनाया, दूसरे को मतलब आओ हिसाब करते हैं, सब पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। सोच के देखो, अगर मैं इसमें एक कोइल में करंट डालूंगा तो B1 यूं बनेगा, और क्या A2 भी यूं ही बनेगा, B1। तो B1 और A2 में क्या जीरो एंगल? जाओ NBA cos थीटा कर देते, cos जीरो क्या फुल वन होता है क्या? cos थीटा पूरा वन, और हाँ, वन वन तो छोड़ोगे, क्या दोनों ओवरलैप्ड हो रखी है? दोनों मर्ज हैं, ओवरलैप्ड है। तो मुझे लगता है कॉमन सेंस है कि अगर एक जना 1 लाख लाइन बनाएगा तो वो क्या अपने आप ही या दूसरे का मेंबर हो गए? क्या वो अपने आप ही दूसरे का मेंबर हो गए? यस। इज इट केस ऑफ आइडियल कपलिंग? इज इट वेरी क्लोज टू आइडियल कपलिंग? यस। ऐसा फील आपको दिमाग में होना चाहिए। आज के बाद अगर कोई सवाल में दो कोई इस तरह ओवरलैप्ड दिखी ना आप लोगों को, तो तुरंत समझ जाना कि मामला ये आइडियल हो रहा हो। मान लो इसमें करंट डाल, इसने B1 यू बनाया और इसका A2 यू हो गया। हाँ हाँ, एंगल तो शायद यहाँ भी जीरो हो रहा है, एंगल यहाँ भी जीरो था, लेकिन एंगल तो यहाँ भी जीरो, लेकिन शायद आप थोड़ा दूर चले गए। तो बोलो इतनी बढ़िया कपलिंग या थोड़ी सी कमजोर? कॉमन सेंस। हाँ मैं स्वीकार कर रहा हूँ, एंगल यहाँ भी जीरो था, यहाँ भी एंगल जीरो है, पर बेटे आप यहाँ साथ में हो कि दूर चले गए? दूर चले गए। आई थिंक कुछ तो थोड़ा सा कम होगा, समझते हैं ना? तो ये K2 K1 से तो, हाँ शाबाश शाबाश, K2 K1 से तो बहुत अच्छा। इधर आओ, इसने बनाया B1 यू, इसने बनाया A2। ये लो, बोलो क्या B और A में इस बार एंगल भी सपोर्ट नहीं कर रहा? जीरो एंगल की वजह क्या? एक्यूट एंगल हो गया। cos जीरो वन होता है और cos एक्यूट लेस देन वन होता है। वहां cos थीटा तुम्हें वन दिलाता था, यहाँ cos थीटा तुम्हें लेस देन वन, तो ऑब्वियसली उससे क्या कम फ्लक्स पहुंच रहा है? यस। आगे बढ़ो। यस, समझ में आ गया ना? B1 यही हो जाएगा। cos 90 क्या जीरो? क्या फील्ड नहीं था क्या? था, फील्ड था, लेकिन माहौल वो फ्लक्स नहीं मिला। बताइए, सबसे बड़ा फ्लक्स का लिंक इसमें हुआ है, उससे थोड़ा कम, क्या उससे और कम, और क्या जीरो कपलिंग? तो क्या मैं चारों का सीक्वेंस दे दूं अब तो? K1, K2, K3 और K4। मैं उम्मीद करता हूं कपलिंग का फील आ गया होगा। कपलिंग का मतलब क्या होता है वो मैंने बताया आपको इस सवाल की। लिख लें, मैं और बोलूंगा, इसमें खत्म नहीं हुआ है। जल्दी पानी पी लो। हाँ शाबाश, लिखो, है ना, छुट्टी में पानी पी लेना। शाबाश, लिखो। बहुत बढ़िया, 1 2 3 4, बिल्कुल सही बात है। K1 इज द ग्रेटेस्ट, K2 कम है, K3 कम है। अब इसमें न्यूमेरिकल थोड़ी ना करना है, बस मुझे दिमाग में समझ होनी चाहिए कि कपलिंग का मतलब दूसरे मेरे को कितना कम या ज्यादा फ्लक्स पहुंच रहा है, उस बात को दिखाने का एक तरीका है। अब मुझे क्वेश्चन पूछने हैं आप लोगों से, मैं देखूंगा कितना समझ में आया है। बना लो, जल्दी बनाओ, शाबाश, सोचो मत। दूसरे को ज्ञान देते रहते हो बे। खुद का पता नहीं, दूसरे को ज्ञान दे रहे। बोलो, जल्दी 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 लिखो प्लीज। जल्दी जल्दी लिखो। इंडक्शन तो तब होगा बेटे जब अपन करंट चेंज करेंगे। अभी तो करंट, सुनो सुनो सुनो, एम जो प्रॉपर्टी वो करंट चेंज की वजह से नहीं है। एम तो प्रॉपर्टी है कि दोनों बैटरी के बीच में एम इतना रहेगा। अब एम की वजह से जो इंड्यूस एमएफ आएगा ना, वो करंट चेंज करने पे आएगा। ये वही बात हो गई, एल तो प्रॉपर्टी है, एल का असर कब दिखता है?
तो उस तरह से एम तो प्रॉपर्टी है, एम इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी, इन दोनों में इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, एम इनके बीच में इतना है। अब उस एम की वजह से इंड्यूस ईएमएफ कब आएगा, जब तो पहले में करंट चेंज करेगा। अभी तो अपन करंट चेंज ही नहीं कर रहे, तो पहले में जो करंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स यहाँ आया है, उससे अपन ने दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग या एम का लेवल पता किया। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? शाबाश। बोलूं मैं? अब समझ में आया तो मुझे जवाब दें प्लीज, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। यस, चारों फोटो आपके सामने है। ये चारों फोटो में L1 L2 अलग है कि वही वही है? L1 L2 L1 लिखा ना, टू कोइल, सेम टू कोइल। इधर आओ, चारों फोटो में L1 L2 तो वही वाले हैं, चारों फोटो में K सेम के अलग अलग, तो चारों फोटो का M भी अलग अलग आएगा। मानते हैं आप इस बात को? तो खुद फील करो बे, M ज्यादा, सॉरी सॉरी, K ज्यादा तो M ज्यादा, K कम तो M कम, और K नहीं है तो बताओ बताओ M होगा कि हो सकता है? क्या बोलते हो? डिपेंडिंग ऑन कपलिंग। यस, डिपेंडिंग ऑन कपलिंग, डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू मेंबर्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। क्योंकि भाई साहब दोनों का आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है वो डिसाइड करेगा कि कितना कम या कितना ज्यादा फ्लक्स वहां जाके एसोसिएट होगा। तो मुझे और बोलना चाहिए, आई थिंक एम डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू मेंबर्स, क्योंकि रिलेटिव ओरिएंटेशन के बिहाफ पर दूसरे को फ्लक्स कम ज्यादा जीरो, कपलिंग कौन डिसाइड करेगा? रिलेटिव ओरिएंटेशन से डिसाइड होगा। क्या शब्द समझ में आ गए हैं? यस। फिर आ जाइए, कपलिंग नहीं है, एम नहीं है, कपलिंग है, एम है, कपलिंग कम है, एम भी कम है, और कपलिंग ज्यादा है तो एम भी ज्यादा है। ये वैसा हो गया, वो आपके वाले से भी रिलेट कर सकता हूँ मैं। यस, आपके अच्छा काम करने में पड़ोसी खुश होगा कि हो सकता है? हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कपलिंग बिटवीन टू फैमिलीज। यहाँ केस में कपलिंग बिटवीन टू टू कोइल्स, आप लोगों के केस में कपलिंग बिटवीन टू फैमिलीज। दोनों परिवारों में आपस में जान पहचान व्यवहार अंडरस्टैंडिंग कितनी है कि कितनी नहीं है, आई थिंक उस कपलिंग पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए दोनों फैमिलीज में, आपकी फैमिली और पास वाले फैमिली में कोई जान पहचान नहीं है, ना तो वो आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हो, बताओ कपलिंग है कि नहीं है? तो बताओ आपके अच्छा काम करने में वहां से रिएक्शन, वहां से रेस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा? कपलिंग नहीं है तो फिर एम भी नहीं है। ओके, आपका फैमिली और पास वाला फैमिली एक दूसरे को जानते हैं यानी कपलिंग है। कपलिंग है, क्या रेस्पॉन्स आएगा? यस। अब कपलिंग कम तो एम भी कम, और कपलिंग ज्यादा तो एम भी ज्यादा। फिर वही बात हो गई है कि वहां से जो रेस्पॉन्स आएगा वो भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों फैमिलीज में जो कपलिंग या अंडरस्टैंडिंग वो किस लेवल की है। मान लीजिए दोनों में ठीक ठाक से एक फॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग है, तो आपने अच्छा काम किया तो वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, बोलेंगे पार्टी दो, मिठाई खिलाओ। होता है कि नहीं होता? यस। और मान लो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, पता लग रहा है कि सिलेक्शन इधर हो रहा है, मिठाई वो बांट रहा है, ये क्या है? अरे अरे ये क्या है? कपलिंग ही बहुत तगड़ा कपलिंग है। क्यों समझो ना, सिलेक्शन गुप्ता जी के बेटे को हो रहा है, मिठाई जो पड़ोस वाले शर्मा जी बांट रहे हैं, ये क्या है भाई? कपलिंग है कि बहुत तगड़ा कपलिंग है? मुझे लगता है सारा खेल कपलिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ। सुनो भाई, सुनो, सुने सुने, एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा, जरा बोलिए सही है कि गलत है? यस, स्टेटमेंट देना चाहूंगा, एम इज डिफाइंड फॉर वन कोइल, एम इज डिफाइंड फॉर टू कोइल्स। ये भी गलत है, ये भी गलत है। एम इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ऑफ टू कोइल्स, ये सही। अगर आपने बोला एम इज डिफाइंड फॉर टू कोइल्स का मतलब क्या हो गया? सिर्फ दो कोइल इंपॉर्टेंट है, उनका ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो आई थिंक ये डायग्राम की और ये डायग्राम की क्या एम सेम आनी चाहिए थी? अभी तुम लोगों ने मेरे को क्या बोला था, इनकी चारों की एम सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। आएगा फर्क है क्या ओरिएंटेशन का? तो बोलिए बोलिए, फिर बोलता हूँ। यस, एम इज डिफाइंड फॉर टू मेंबर्स, गलत है, गलत है। एम इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ऑफ टू मेंबर, और मैंने यही भाषा आपको लिखा है इस फॉर्मूला के पहले, पढ़ के देखो अभी घनश्याम उसको पढ़े। तो लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ लेना ताकि गड़बड़ ना हो पाए आपसे एग्जाम में। सुन लिया सबने? ये था म्यूचुअल के बारे में। तो म्यूचुअल का एक फॉर्मूला तो ये हो ही गया है, और म्यूचुअल का एक फॉर्मूला ये भी हो गया है। अब फिर उस पे आते हैं, म्यूचुअल इज द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टू मेंबर्स, दैट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू मेंबर्स, वो तो हो गया है। नाउ अगर म्यूचुअल है तो अगर मैं पहले में करंट चेंज करूंगा क्या दूसरे में इंड्यूस में आएगा? यस, पहले में करंट चेंज करूंगा दूसरे में इंड्यूस। मुझे जानना है कितना आएगा, आओ देखो ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर, मैंने तो एक ही फॉर्मूला सीखा है ना, और तो कुछ आता नहीं अपने को। ई बराबर क्या है? माइनस डिफरेंस, ये सीखे ना हम लोग। मुझे एक बात बताइए आप लोग सब, आप इसे पूछूंगा मैं। यस, मैं पहली कॉल में करंट चेंज कर रहा हूँ, और मैं म्यूचुअल पढ़ा रहा हूँ आपको। पहली कॉल में करंट चेंज कर रहा हूँ तो ईएमएफ कहाँ ढूंढूं, पहले कॉल में या दूसरे में? हाँ, मैं म्यूचुअल पढ़ा रहा हूँ आपको। यस, दूसरे में।
तो मुझे दूसरे में ईएमएफ की तलाश है, मेरा बेसिक फॉर्मूला ये था। दूसरे में मुझे ईएमएफ की तलाश है E2 phi 2। मैं कहां पे ईएमएफ ढूंढ रहा हूं? दूसरे में मैंने लिखा है और आओ माइनस डी बाई डी टी। phi 2 को क्या मैं MI1 लिख दूं क्या? मैंने लिख दिया, और लिख दिया तो लिख दिया। अब आ जाओ E2 बराबर माइनस M DI1 अपॉन dt। देखा कितना सुंदर फॉर्मूला आया। यस, देखो ये वही फॉर्मूला, खूब पहचानते हो आप इसको। और अब तो मुझे कुछ समझाने की, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, देखो फॉर्मूला खुद ही सब बोल रहा है। देखो कितना अच्छी बात है ये। पहला कॉइल में करंट चेंज करने से क्या दूसरा कॉइल में ईएमएफ आ रहा है? ये क्या चल रहा है, इधर का इधर की इधर का उधर? क्या मैंने एम लगा दिया? यस। वो देखो ना, पहला कॉइल में करंट चेंज करने से अगर दूसरा में ईएमएफ बना भाई साहब, तो कभी दूसरा कॉइल में करंट चेंज करूंगा, या पहला में ईएमएफ बनना चाहिए? यू नो वन साइडेड की टू साइडेड? बहुत सुंदर। क्या मैं कह दूं E1 बराबर माइनस एम और DI2 अपॉन डी। वन में करंट चेंज तो E2 बना है, टू में करंट चेंज भाई साहब तो क्या E1 बनेगा? यस। इधर का असर उधर है भाई साहब, तो उधर का असर भी इधर होगा। टू साइडेड, म्यूचुअल इज ऑलवेज अबाउट टू साइडेड। बहुत सुंदर। वन साइड नहीं होता है मामला, टू साइड होता है। वेरी गुड। हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे बढ़े। बहुत प्रैक्टिकल बात है, वही वाली मैंने बोला ना। जैसे आप और आपका कोई दोस्त है, ठीक है ना, अगर आप दोनों के अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी बॉन्डिंग है, तो क्या होगा कि आपके साथ कुछ भी अच्छी बात होगी तो आपके दोस्त को भी खुशी होगी ना, है ना? और अगर आपका कोई बुरी बात होगी तो आपके दोस्त को भी दुख पहुंचेगा, भैया यार इसके साथ अच्छा, दैट इज द वे। तो अगर आपके साथ अच्छा बुरा होने पे आपका दोस्त रिएक्ट कर रहा है, तो कभी आपके दोस्त के साथ में कुछ अच्छा या बुरा होगा तो आपको भी तो रिएक्शन आएगा ना, क्या चल रहा है, आपका असर उस पर जा रहा है, तो उसके साथ जो घटना होगी उसका असर भी आप पे आएगा। क्या चल रहा है, वन साइडेड की टू साइडेड? मामला क्या चल रहा है, टू साइडेड। बहुत सुंदर। और मैं तो और अच्छा बोलूंगा, क्या इतना ये फॉर्मूला वॉर्मूला मत याद करना, मैं आपको इजी करता हूँ ना। तो मैं याद है एक बार जब मैं एल पढ़ा रहा था, मैंने वहां ई में पढ़ा था, ई वाज माइनस एल डी बाई डी। थोड़ा सा जनरलाइज बोलूंगा, इधर सुने, ये हटा रहा हूं मैं, संभालना। देखो ना, आज के बाद जब भी करंट चेंज होगी ना तो ईएमएफ बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अलग अलग मत फॉर्मूला, क्यों बच्चा इतना याद करेगा I1 I2 5 सब बकवास है। ई बराबर माइनस एल या एम और डी आई बाई डी टी। अब सुने अच्छे से, जब भी करंट चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ या तो एल आएगा या तो एम आएगा। अब एक जनरलाइज बोल देता हूँ, ध्यान रखना बे, जिसमें करंट चेंज करो उसी में ईएमएफ ढूंढने बैठ जाओ तो उसका एल लगा देना, और इधर का उधर करो तो एम लगा देना। रेडी? हेल्प करेंगे मेरी? मेरी हेल्प करनी है आप लोगों को। रेडी? यस। लिखना, मजे से बातें कर रहे हैं। वन वन एल या L1, एल या L1, L1 टू 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 और वन, M1 या M2, एम और वन और टू। खेल समझ में आ गया ना? तो इतना अलग अलग मत याद करना, सीधे सीधे पकड़ लो बात को। जिसका असर जिसमें देखने बैठो तो एल लगाना, और इधर का असर उधर देखने बैठो तो एम लगाना, ये मुझे कहना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए। मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में सारी जानकारी बता दी, जानकारी खत्म हो गई है। अब हम लोग खेलेंगे, सब लोग खेलने के लिए तैयार हो जाए। बहुत ही सुंदर, सब लोग खेलने आ जाए। बोलूं मैं? चलिए, सारी जानकारी इतनी है, अब आ जाओ खेलते हैं। देखो ना, बेसिक सवाल लिखो आप तो। पूरा लैंग्वेज क्या होगा? प्राइमरी कोइल में 5 एम्पीयर करंट चलाने पर सेकेंडरी कोइल का फ्लक्स है 10 वेबर। आ जाएगा समझ में? थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। यस, प्राइमरी कोइल में 5 एम्पीयर करंट चलाने पर सेकेंडरी को फ्लक्स कितना मिला है? 10 वेबर। मुझे पूछ रहा है कि एम चाहिए। यस, एम। यार मैंने आपको करंट ऑफ फ्लक्स दिया है, एक ही मेंबर का कि अलग अलग मेंबर का? कुछ चमका क्या? बेसिक पे चला जाऊं मैं? बेसिक, चलो बुलाओ उस बेसिक फॉर्मूला को। एम, एम का वैल्यू खूब जान रहे हैं आप लोग बच्चों। एम बराबर क्या सीखते थे? phi 2 अपॉन I1। मुझे लगता है इससे आसान क्वेश्चन संभव नहीं है। 10 5 इज इट 2 हेनरी? बड़ा ही आसान है, इससे आसान तो क्या होगा? मैंने आपको फाइव दे दिया, और मैंने आपको आई भी दे दिया, और आपको जस्ट 5 अपॉन I निकाल के आंसर लाना है। आंसर 2 हेनरी आ चुका है। मुझे समझा दीजिए कि एम किसका है, प्राइमरी का कि सेकेंडरी का? मास्टर मास्टर, मास्टर म्यूचुअल। मास्टर पर्सनल होता है कि सबका होता है? मास्टर सबका होता है। बहुत सुंदर। अगला सवाल, अगला सवाल लिखें कि
L1 है मान लीजिए 2 मिली हेनरी, बच्चे L2 है मान लीजिए 8 मिली हेनरी। ठीक है, लिख दीजिए 2 मिली हेनरी 8 मिली हेनरी। ओके, और मेरे को पूछ रहा है कि कैपिटल एम लाना है, इफ करके आ जाओ मैदान में। फर्स्ट L1 L2 दिया है मैंने आपको, एम चाहिए, इफ करके पहला सवाल। 40% कपलिंग, 40% कपलिंग। हाँ बना लीजिए प्लीज, बना लीजिए बिल्कुल, 1.6 आ जाएगा ना। ओके, क्या कर रहे होंगे इस बार आप, एम बराबर के रूट L1 L2, ये खेल रहे होंगे ना। के कितना है आप लोगों का, 40%, 0.4, बोला उसको 2 इंटू 8, 16 4, इज इट 1.6 मिली हेनरी। एकदम आसान है। इस लेवल के छोटे क्वेश्चन भी अपने स्कोप में होते हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। और देखो ना, बेसिक या छोटे क्वेश्चन आते तो बड़े क्वेश्चन में भी आप दिमाग लगा लोगे। ठीक है, सेकंड आइए, आइडियल कपलिंग लिखें, कष्ट होगा तब भी लिखें। आइडियल कपलिंग, आंसर बना लें। आइडियल का नाम सुनते आप समझ गए, 1 एंड दिस विल बी 2 इंटू 8, इज इट 16 या 4 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी हो जाएगा ये। थर्ड, संभालो अपने आप को, लिखो जीरो कपलिंग, जीरो कपलिंग, क्या जीरो हो जाएगा, यस। एम बराबर के की वैल्यू तो जीरो है, अब L1 L2 भी क्या कर लेंगे, तो क्या एम का वैल्यू जीरो आ रहा है। आप देखिए मैंने इस सवाल में 2-3 सवाल क्यों बनाए, जानबूझ के बनाए ना, देखो ना, तीनों 3 सवाल किए ना आपने, तीनों ही सवाल में वही तो 2 कॉइल थी ना यार। अरे वही वही 2 कॉइल लेके, और फिर भी कभी एम जीरो बोलते हो, कभी नॉन जीरो बोलते हो, काहे का लफड़ा है, क्या कपलिंग, बोलो बोलो, कोयल ही इंपॉर्टेंट है कि कपलिंग भी इंपॉर्टेंट है। कपलिंग मतलब रिलेटिव ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, एंगल शेंगल इंपॉर्टेंट है। उसी तो डिसाइड होता है ना कि एक मेंबर की वजह से दूसरे को कितना ज्यादा या कम फ्लक्स पहुंचेगा, एंड दैट इज गोइंग टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ एम। कर सकते हैं, यस। क्या क्या सिखाऊं आप लोगों को, 2 कोयल पास में रखी हुई है, उनके बीच में एम होगा कि हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, एम होगा कि हो सकता है, अब तो समझ में आ रहा है ना, एम हो भी सकता है और नहीं भी। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, शाबाश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी एक सुंदर क्वेश्चन है, लिखे। टू सोलेनोइड्स, टू सोलेनोइड्स टर्न्स कैपिटल N1 कैपिटल N2, टर्न्स घेरे घेरे, N1 एंड N2 आर वाउंड ऑन, वाउंड होता है ना वाइंडिंग, आर वाउंड ऑन सेम फ्रेम, एक ही फ्रेम पे लपेट दिया। अबे याद है तुम तार लपेट के घूमते थे, हाँ। एक वाउंड ऑन सेम फ्रेम, फ्रेम के साथ ब्रैकेट में लिख लो AL, सुनो नालायक हो, ऐसा लिख दो। ए बोले तो क्रॉस सेक्शन और स्मॉल एल बोले तो लेंथ, ऐसा लिख दो। सेम फ्रेम, फ्रेम का क्रॉस सेक्शन ए है और उसका लंबाई कितना है, एल है। ठीक है, फाइंड एम, कैपिटल एम। मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूंगा सबसे पहले तो, क्योंकि डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, ये आपका सोलेनोइड का फ्रेम हो गया, ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया, और ये आपका लेंथ हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, याद है। ये लो सोलेनोइड बना लिया मैंने, इस पे तार लपेट दिया, और हाँ मैंने एक ही पे 2 सोलेनोइड लपेट दिए, तो एक तो बन ही गया होगा, क्या दूसरा भी इसी पे लपेट दिया मैंने। और लपेटेंगे या लपेट के रहेंगे, तो समझो ना 2 सोलेनोइड बन गए, मतलब है ना। मुझे पूछ रहे एम लाना है, कुछ इशारा आ रहा है क्या, यस, इज इट केस ऑफ आइडियल कपलिंग। बोला नहीं लेकिन समझ जाओ, हाँ हाँ बाबू समझो इशारे, बाबू समझा, अरे समझे नहीं नहीं, अरे वो डायरेक्ट, अबे हर चीज डायरेक्ट नहीं बोली जाती बे, वो थोड़ी बोल रहा है कि आइडियल कपलिंग है, आपको समझना है, बाबू समझो इशारे, बोला L1 L2, ठीक है। के बराबर रूट L1, ये फॉर्मूला हो गया, क्या मुझे के बराबर 1 ले ही लेना चाहिए क्या, सुने सुने सुने, नहीं नहीं नहीं, नहीं अरे, अरे सब तुम्हारे साथी है ना, ऐसा क्यों मजाक बनाना उसका, तुम्हारा साथी है ना, क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं नहीं, तुम्हारा साथी है ना, क्यों मजाक बनाना उसका। हाँ जी, के का वैल्यू कितना ले लिया मैंने, 1, L1 L2, क्या हम लोगों ने सोलेनोइड के एल का फॉर्मूला सीखा था क्या, L1 का फॉर्मूला लगा लो, म्यू नॉट N1 स्क्वायर A बाय L, ये तो हो गया, और दूसरे वाले का म्यू नॉट N2 स्क्वायर और A बाय L, देखो ना कितने आसानी से फॉर्मूला लिख दिया। तो ले लो सबको आंसर, M बराबर यू आर गेटिंग म्यू नॉट N1 N2 A बाय L, क्या ये आंसर आ जाएगा। हाँ, छतरी की विदाउट छतरी, क्या सब लोग छतरी से बाहर आ गए हैं। छपरा नहीं बोल रहा हूँ मैं तो लोगों को बिहार का याद आ रहा होगा, बोले छपरा, अच्छा
हमारा गांव की बात हो रही है। छतरी है, सब लोग छतरी से बाहर आ। ये एम किसका है भाई? ये पहले स्टूडेंट, हाँ वेरी गुड। वन का की, टू का की, सबका। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। अगला सवाल, अगला सवाल। क्वेश्चन लिखे हैं कि, अच्छा इसमें एक बार बताओ, ये क्वेश्चन बताया जेई में आया हुआ है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कारण सुनो आप, जरा से सवाल में उसने आपकी बहुत सारी नॉलेज चेक कर ली। मैं याद दिलाता हूँ, आप पहचानो ना। उसने जान लिया कि इन बच्चों को सोलेनोइड के एल का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता। उसने जान लिया कि बच्चों को म्यूचुअल का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता। उसने ये भी जान लिया कि नालाकों को कपलिंग का आइडिया है कि नहीं। बताओ, उसने थोड़ी बोला था कपलिंग 100% है, आपने समझाना है। तो ये कब समझ पा रहे हैं आप? जब आपको कपलिंग का पूरा विचार है, आपने देखा यार ओवरलैप हो रखे हैं, मर्ज हो रखे हैं, तो आपने खुद जाना कि के बराबर क्या लेना पड़ेगा, 1। वही मैं कह रहा हूँ, इस छोटे सवाल में उसने बातों बातों में बहुत सारी नॉलेज चेक कर ली। आपका एल का सोलिनोइड का फॉर्मूला चेक कर लिया, एम का फॉर्मूला चेक कर लिया, और आपका कपलिंग का नॉलेज भी चेक कर लिया कि इसको कपलिंग का नॉलेज है कि नहीं। इसलिए मुझे लगता है कभी भी अपने एग्जाम में टपकेगा ये सवाल, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लिखें। इन प्राइमरी, इन प्राइमरी current changes from, current changes from 10 से 5, 10 एम्पियर टू 5 एम्पियर, 10 एम्पियर टू 5 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। then induce EMF in secondary, induce EMF in secondary is 50 मिलीवोल्ट, 50 मिलीवोल्ट। then कैपिटल एम क्वेश्चन मार्क, कैपिटल एम क्वेश्चन मार्क। आ जाओ, मुझे लगता है इस बार मुझे ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, -m di1/dt। E2 कितना है? 50 मिली, ये मिल गई। -m, m मैंने जाना है di1, दैट विल बी चेंज इन करंट। क्या कर रहे हो? 10 से 5, क्या लिखूं? 10 - 5 या 5 - 10। और टाइम कितना लगाया? 0.1। ईमानदारी से काम कर लो, कुछ भी स्पेशल नहीं है, सब लगा दिया इसमें। देखो ना, ये कितना हो रहा है? प्लस का 50 m हो रहा है। ये काट पीट कर लो, 1 × 10⁻³ हेनरी। क्या मैं कह दूं 1 मिली हेनरी? मैं कह चुका हूं 1 मिली हेनरी। यानी कि जिस पर्टिकुलर कहानी में मुझे तुमने बोला था, उस कहानी में मैंने एम निकाल लिया। यहाँ पर जो भी दो मेंबर थे उनका एम कितना आ रहा है? 1 मिली हेनरी आ रहा है। आंसर आ गया सब लोगों का। मैं कुछ बोलना चाहूंगा जनरलाइज, जरा आ जाइए। लिख दिया सब लोगों ने? देखो मैंने अभी रिसेंटली आपको 4 सवाल कराए सामने, क्या सभी में मैंने एम ही निकाला है ना? एम निकाला, लेकिन आप देख रहे हैं मैं अलग 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 जगह अलग अलग फॉर्मूला यूज करता रहा। अरे इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि आप मुझे दे क्या रहे हो। सुनो आप आराम से, पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का फर्क समझो, लैंग्वेज का फर्क समझो। पहले क्वेश्चन में मैंने 1 का करंट दिया था, यहाँ पर मैंने 1 का करंट नहीं, 1 का करंट चेंज दिया है। शब्द पकड़े, शब्द पकड़े। वहां पे प्राइमरी का करंट दिया था, यहाँ प्राइमरी का करंट नहीं दिया है, क्या करंट चेंज दिया है। वहां मैंने 1 का करंट देकर दूसरे का फ्लक्स दिया था, यहाँ मैंने 1 का करंट चेंज देकर के दूसरे का फ्लक्स नहीं दिया है, क्या दूसरे का ईएमएफ दिया है। खुद फील करो यार, पहले का करंट और दूसरे का फ्लक्स दिया तो बेसिक फॉर्मूला φ/I1। पहले का करंट चेंज और दूसरे का ईएमएफ दिया, फ्लक्स नहीं ईएमएफ दिया, तो क्या तुम यहां जाके एम ले आए? तो वो सब अपने को प्रैक्टिस से देखना है कि आप जो मुझे दोगे डेटा, उनको मैं यूज करके आंसर करूंगा। और सुनिए, ये जो फॉर्मूला भी अभी आपने ऑपरेट किया है, इस फॉर्मूला पे 4 प्रोफाइल इक्वेशन हो सकते हैं। 4, मैं तो एक प्रोफाइल बोला है, 4 कैसे यूं समझो ना। इस फॉर्मूला में 4 चीजें हैं, E2, M, di1 और dt। समझो यार, हर चीजें हैं तो कोई जरूरी थोड़ी कि मैं हमेशा एम ही पूछूंगा। सीधी सी बात है, 4 में से कोई 3 पैरामीटर आपको दूंगा, कोई भी चौथा पूछूंगा। जैसे कि आज मैंने 3 चीजें देकर के एम पूछ लिया, कभी मैं क्या करूंगा, ये तीनों पकड़ा दूंगा आपको और ये बोलूंगा E2 ला। कभी क्या बोलूंगा, E2 पकड़, M पकड़, DT पकड़, क्या di1 भी पूछ सकता हूँ? यस। मुद्दा ये नहीं कि क्या दूंगा और क्या पूछूंगा, मुद्दा ये है कि कोई भी 3 फिगर दूंगा और मेरे जमा की जो चौथा फिगर आपसे पूछूंगा। ईमानदारी से फॉर्मूला ऑपरेट करना आना चाहिए और आप कर भी सकते हैं, कर सकते हैं। अगला सवाल बोलिए। हाँ, इस पे भी मैं आ जाता हूँ। सुनिए, इनका सवाल क्या है। मैंने बोला था करंट कहां से कहां जा रहा है? 10 से 5, 10 से 5 किया तो सब सेट हो गया, बढ़िया। अब अगर करंट 5 से 10 जाता, जैसा कि इसका सवाल है, करंट 5 से 10 जाता, तो फिर अभी मत करना आप, तो मैं यहाँ 10 - 5 लिखता तो यहाँ माइनस बनता। तो लेकिन मैंने सीखा है कि एम और एल कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, एम और एल कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो सोल्व करने के लिए आप नेगेटिव पे है तो भी वैल्यू बोल दीजिए, या
या मेरी बात सुनो, या अगर आप चाहें तो क्या करना है, अगर आपको एम ही निकालना है ना तो सीधा मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूला पे खेल लो आप। सुने, मैं बोलना चाहूंगा, सुने सुने, अगर आपको लग रहा है सवाल एम की बात कर रहा है और तो कुछ बात ही नहीं कर रहा, और एम तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो आप पता है क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को अवॉइड करके आप सीधा इस पे आ सकते हैं, E2 का मॉड बराबर एम, सीधा इस पे खेलिए, DI1, तू 10 से 5 जाएगा तभी DI1 को मैं 5 लिख दूंगा, और तू 5 से 10 जाएगा तभी मैं DI1 को 5 लिख दूंगा। अब माइनस के कोई लफड़े नहीं है, सुन रहे हैं? इसका क्वेश्चन समझ में आया? इसने क्या पूछा, इसने पूछा है कि सर आप में करंट 10 से 5 गई तो आपका माइनस वाइनस सब सेट हो गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, बुक्स में ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही है, मतलब मैं तो अधिकतर ऐसे ही, फिर भी आपने पूछा तो बोलूंगा। हाँ, पर वो अपने को इतना सोचना की जरूरत नहीं ना, कारण समझो तो अपना तो एम पूछ रहा है ना। मेरी बात सुनो, अगला तो क्या पूछ रहा है, म्यूचुअल पूछ रहा है। तो आप तो यूं करो ना कि 5 से 10 जाऊं कि 10 से 5 जाऊं, अगर एम ही जानना है क्या मोड़ मोड़ खेलना है, फिर माइनस वाला फॉर्मूला छोड़ो ना, फिर तो मोड पे आ जाओ, और मोड पे आ गए तो फिर DI1 5 एम्पीयर से 10 एम्पीयर गए तो भी DI1 को 5 ही लिखूंगा, और 5 10 से 5 गए तभी मैं DI1 को सिंपली 5 लिखूंगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे प्लस या माइनस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एम से, मुझे कैपिटल एम जानना है, मुझे सिर्फ क्या जानना है, उसकी वैल्यू जानना है। एम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, सुन लिया सबने? पढ़ू मैं आगे, पढ़ू मैं आगे? अगला सवाल बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, लिखे, लिखे, थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं क्या? I1 लेट, ये लीजिए, 2 साइन 100 πt, कैपिटल एम 10 मिली हेनरी, T2 मैक्स, क्वेश्चन मार्क। मैं बोलूंगा, मैं इसकी लैंग्वेज ही बोलूंगा ताकि आप समझ पाए कि ऐसा लिखना चाहिए मुझे। फटाफट से लिख दो, एक बार बातें करते हैं अपन। हाँ जी, मैं धीरे धीरे लैंग्वेज बोलता हूँ, जरा पहचानना मुझे सही। 200 πt, भाई 200 πt, टी भी तो है बेटे, टी, नीचे देना। चलो सुनो सुनो, इधर आओ, सवाल की पूरी लैंग्वेज सुनिए। इन प्राइमरी कोइल करंट इज 2 sin 100 πt, if mutual induction between primary and secondary coil is 10 millihenry, find maximum value of induced EMF in secondary, find maximum value of induced EMF in secondary। क्या पूछ रहा हूँ, E2 की E2 मैक्स? देखो मैंने, मैं E2 नहीं पूछ रहा भाई साहब, क्या पूछ रहा हूँ मैं, E2 मैक्स। समझ में आता है क्या? कैसे समझ में आ जाएगा, पूरा सवाल हो जाएगा। चलो काम शुरू करें अपन। मेरे को तो अच्छा पहली बात जस्टिफाई करें सवाल सही भी है कि नहीं। यस यार, आप कह रहे हो मैं प्राइमरी में करंट चला रहा हूँ और आप मुझसे वहां ईएमएफ मांग रहे हो, क्या वहां ईएमएफ बनता भी है क्या? कुछ कुछ है, फील है? प्राइमरी करंट कैसी, कांस्टेंट या टाइम डिपेंडेंट? और दोनों में एम है ही, दोनों में एम है, और यहाँ की करंट क्या करो, चेंज करोगे, वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा तो क्या करंट बदलेगा, तो करंट बदलेगा तो वहां वहां E2 आएगा, और मैं E2 नहीं, E2 का मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू आपसे पूछ रहा हूँ। शुरू करूं मैं काम? आ जाओ, देखो ना, मेरे को तो एक ही क्वेश्चन आता है ना, E2 बराबर माइनस एम DI1/dt, यही पढ़ता हूं मैं। E2 बराबर, देखना माइनस एम अपनी जगह है, डिफरेंशिएट करके डाल रहा हूँ, इसको संभालना। दिस इज 200 पाई, एंड तुम्हारा सॉरी कोस, कोस तुम्हारा आ जाएगा 100 πt, यही हो जाएगा। अब आप खुद देखो, ये मेरा E2 आया है बच्चे, अगर मैं E2 मांगता तुम इस पे बात करते, मैंने क्या मांगा है, E2 मैक्स, तो सिर्फ E2 मैक्स पे फोकस करूं तो मैं, E2 मैक्स मेरे ख्याल से है m इंटू या 200 पाई। आपने सुना होगा साइन या कोस के आगे जो लिखा होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ऐसी ऐसी ऐसी, याद है, ऐसी की तैसी करेंगे आगे, ऐसी की तैसी करेंगे आगे, हाँ, अब मैं ही करूंगा ऐसी तैसी, सुन रहे हैं? तो देखो ना, साइन या कोस के आगे जो लिखा होता है बच्चे को क्या होता है, पीक वैल्यू। यस, तो देखो ना, कोस फंक्शन के आगे जो लिखा होता है पीक वैल्यू, और माइनस तो सिर्फ उस वेव फॉर्म की उल्टा डायरेक्शन के बारे में है। पीक वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज क्या, दिस वन? अरे नहीं पहचानते क्या यार सब? ऐसे में खूब करते हैं ना अपन ऐसा, ऐसा अजीब से क्या देख रहे हो, पहचानते हो सब? भैया पहचानते हो ये सब? मैं लिख दिया, अब बुलाओ, सबको बुलाओ। एम कितना था, 10 मिली, मिल गई, और 200 पाई, क्या 2 पाई क्या वोल्ट? कि कौन है ये, E2 या पीक वैल्यू ऑफ E2? यस, E2 नहीं है भाई साहब, E2 तो खुद शायद मेरे ख्याल से टाइम डिपेंड आया था, आया था तो आया था, देखो देखो E2 तो खुद टाइम डिपेंडेंट आया था, तो E2 टाइम डिपेंडेंट था, यानी हर पल उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी। तो आपने मुझे पूछा E2 तो हर पल चेंज हो रहा है तेरा, तो ऐसा अगर E2 की मैक्सिमम वैल्यू बता कि कहाँ तक जाएगा, E2 चेंज हो रहा है तेरा, तो बता अधिक से अधिक कहाँ जाएगा E2, तो मैंने बोला अधिक से अधिक कहाँ जाएगा, 2 पाई वोल्ट जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलिए।
प्लीज नहीं बोले। कोस की वैल्यू, हाँ वही फंक्शन की वैल्यू जीरो, मैक्सिमम के लिए तो वो रखना पड़ेगा। कोस थीटा जो होता है उसकी मैक्सिमम वन वन लिख दो ना, जीरो नहीं वन, एंगल जीरो हो जाएगा। हाँ कौन बोला था माइनस के बारे में, सुने? यस सुनो सुनो, नहीं मैं बोलूंगा, सुनो इसको छोड़ो पे तुम। मैं तुम्हें दो चीज देता हूँ, एक करंट की फंक्शन है ये, और एक और करंट की फंक्शन है, मान लीजिए ये ले, ठीक है ना? दो करंट की फंक्शन, आओ किसने बोला इसको प्लॉट कर दिया, किसने बोला इसको प्लॉट कर, हो गया। बता, इसकी पीक वैल्यू कितनी है 10, और इसकी भी पीक वैल्यू कितनी है 10। इसकी पीक वैल्यू माइनस थोड़ी बोलते हैं अपन, समझे कि नहीं? इसकी पीक वैल्यू माइनस बोलते हैं क्या अपन लोग, क्या बोलते हैं 10, माइनस अबाउट उल्टा पुल्टा चल रहा है, मतलब वो 180 फेज डिफरेंस होता है जो। समझ में आ गया? मैं मिनिमम नहीं बोलना है अबे, मिनिमम नहीं बोलना। अच्छा एक बार बता, ये अच्छा सुन सुन, ये 10 है, तो ये 10 या प्लस 10, ये क्या हो गया -10। इस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू -10 नहीं बोलते हैं, ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है, बस ये पॉजिटिव पीक होता है और ये नेगेटिव पीक होता है। हाँ मिनिमम तो वैल्यू जीरो होती है। ठीक, हाँ जी, ये पॉजिटिव पीक होता है और ये नेगेटिव पीक होता है। पीक वैल्यू 10 है, हाँ जीरो है, जीरो को मिनिमम बोलना पड़ेगा। अगर कोई मुझे कहे 10 मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम कब है, तो मैं बोलूंगा मिनिमम मतलब जीरो कब है। माइनस को मिनिमम नहीं बोलते हैं, माइनस तो क्या हो गया, पीक हो गया ना, ये पॉजिटिव साइड का पीक है और ये नेगेटिव साइड का पीक। समझे कि नहीं? इतना कंफ्यूजन का है, तो सिंपल है ना, व्यवहार तो खत्म हो चुका है अब। आओ अगला सवाल करते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज आगे बढ़े। अभी नीट में क्वेश्चन था अभी इसी साल 2021 में, एक थी छोटी और एक थी बड़ी। V1 R <r, और मेरे को क्या बोला M। ये क्वेश्चन किस जमाने में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली, और अभी 2021 में अपने यहाँ था नीट में। मैं बोलूंगा पूरी कहानी थी, दो दो कोयल छोटी बड़ी है, रेडियस सेम वो है, दोनों कॉन्सेंट्रिक भी और दोनों कोप्लेनर भी हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक भी और दोनों कोप्लेनर। तो मैंने ऐसा बना दिया, हो गया चकाचक, ये सब दे दिया। एम पूछ रहा है, एम किसका बना है पूछ रहा है, छोटी का कि बड़ी का या सिस्टम का? क्या एम ना तो छोटी का ना एम बड़ी का, एम तो सिस्टम का, तो पूछ रहा है। और हाँ हाँ एक इशारा देखा आपने इसमें क्या किया, आर लेस आर, आर बहुत ही एकदम चिन्ह, इसका मतलब क्या है, छोटी छोटी है क्या? नहीं, छोटी छोटी की बहुत ही छोटी है, छोटी को छोटी मत समझो, छोटी की एकदम बहुत छोटी है, एकदम चिन्ह से एकदम, समझ रहे हैं आप? छोटी छोटी की बहुत ही छोटी है, एकदम चिन्ह सी है, समझ रहे हैं? ऐसा इसने बोला है, अपन नहीं बोल रहे हैं। अब इस सवाल इस बात का करेंगे तो इस्तेमाल होगा भाई, अगर छोटी बहुत छोटी है तो यार इसमें हम क्या करें, आओ देखते हैं। इस सवाल को शुरू करने के लिए मैं एक मैसेज लेता हूँ आप लोगों को, जो कि हमेशा काम आएगा। इधर मेरी हेल्प करनी है आप लोगों को, इधर आ जाओ, मैं इसको खराब नहीं कर रहा। बड़ी छोटी, आपको याद है एम बनाने के लिए मैं क्या बोल रहा था अभी, 5 2 I 1 एम, एम याद है? तो मैं याद है पहले मैं एल बनवाता था, कल या परसों एल बनाते थे। किसी भी चीज का एल बनाने का तरीका अपना क्या था, अपन मैं उस चीज में करंट डालता था, शब्द सुने, मैं उस चीज में करंट डालता था, मैं उसी चीज का फ्लक्स पकड़ लाता था, और 5 और I का रेशो करके बोलता था देखो ये एल आ गया, ये खत्म हो चुका है। आज एम की बात करो तो आप मुझे दो मेंबर दिया करते हो, दो मेंबर देने के बाद आप पूछोगे एम लाओ, तो मैं किसी एक चीज में करंट डालूंगा, शब्द पकड़े, मैं किसी एक चीज में करंट डालूंगा और फ्लक्स उसी का कि दूसरे का। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, शाबाश। और मैं दूसरे का फ्लक्स और एक का करंट का रेशियो लाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, एम। समझ में आता है ना? अब यहाँ पे दो विचार आ सकते हैं बच्चों की तरफ से। एक बच्चा बोलेगा सर ऐसा करो बड़ी में करंट डाल के छोटी का फ्लक्स पकड़ लेते हैं, कोई बोलेगा नहीं साहब छोटी में करंट डाल के बड़ी का फ्लक्स पकड़ लेते हैं। तो कौन ज्यादा टेक्निकली से उस पर विचार करते हैं, फिर डिसीजन लेंगे। आओ इधर आ जाओ सब लोग। यस, मान लेता हूं मैंने छोटी में करंट डाला है, ऐसी बात कर रहे हैं। छोटी ने मान लो सेंटर में बना दिया 10 टेस्ला, मैंने छोटी में करंट डाला, छोटी ने सेंटर पे कितना फील्ड बना दिया 10 टेस्ला। अब जब मैं बड़ी का फ्लक्स निकालने बैठूंगा, तो मैं अगर वहां पे बी को मैंने 10 टेस्ला यूज कर लिया, तो यानी मैंने क्या मान लिया कि जहां जहां तक बड़ी फैली हुई है वहां हर जगह फील्ड कितना है 10 टेस्ला। क्या सारी दुनिया में 10 टेस्ला था क्या? नहीं, 10 टेस्ला सिर्फ इस जगह पे था भाई साहब, 10 टेस्ला सिर्फ इतनी सी, सिर्फ सेंटर पे था, सिर्फ सेंटर पे 10 टेस्ला। तुम दूर दूर तक 10 टेस्ला लेके घूम रहे हो बे, तो ये सही हो रहा है कि खराब हो रहा है? खराब, तो टेक्निकली गलत हो रहा है। यस, मैंने छोटी में गन डाल के बड़ी का फ्लक्स ढूंढने गया तो टेक्निकली तो गलत है, ये अच्छा नहीं है, छोड़ दो। आओ बड़ी में करंट डालते हैं, बड़ी में करंट डाला, मान लो उसने सेंटर बनाया 10 टेस्ला, फिर सुन लीजिए, सेंटर बनाया 10 टेस्ला,
जब मैं छोटी का फ्लक्स निकालने बैठूंगा तो फिर मैं छोटी के पूरे दौरान पूरी छोटी की जगह मैं 10 टेस्ला मान के फ्लक्स निकाल लूंगा। टेक्निकली तो वो भी गलत है। टेक्निकली तो वो भी गलत है भाई साहब। 10 टेस्ला क्या यहाँ हर जगह था या सिर्फ सेंटर पे था? सिर्फ सेंटर पे 10 है, लेकिन मैं काम करने के लिए क्या करूंगा, पूरी छोटी की जगह में हर जगह 10 टेस्ला मान के अपना फ्लक्स निकाल लाऊंगा। टेक्निकली तो वो भी गलत है। लेकिन आई थिंक पहला वाला ज्यादा गलत है और ये कम गलत है। पहला वाला तो ज्यादा गलत था, ये गलत तो है लेकिन ये कम गलत है। और गलत ही करना हो तो क्या करें, ज्यादा गलत की कम गलत? अगर गलत करना ही पड़े तो क्या करना है, कम गलत करना है। बात पक्की हो गई है। गलत करना ही पड़ रहा है तो कम गलत करेंगे। पक्की हो गई बात? यस। और इस गलत को भी सही किया अगले ने। अगले ने इशारा कर दिया है। यस। अगला क्या कह रहा है कि छोटी तो एकदम चिन्नी सी है बे, बहुत ही छोटी है। वो तो इतनी छोटी कि तू मान ले वो सेंटर के आसपास सिमटी हुई है। देख रहे हैं, छोटी तो इतनी चिन्नी सी है, एकदम सेंटर के आसपास सिमटी हुई। इसका मतलब उसने इशारा कर दिया कि देख बेटा, तेरे सेंटर में जो फील्ड आया ना, तो उसको पूरी छोटी के दौरान तू मान ले कि छोटी छोटी नहीं है, बहुत छोटी। एकदम जस्टिफाई हो गया मामला। तो बात पक्की हो गई। सिखाने के लिए इतना कुछ बोला, रट सकते हैं आज के बाद। जब भी मैं दो सदस्य देकर के आपसे पूछूंगा एम लाइए, हमेशा हमेशा बड़े मेंबर में करंट डालनी है। हमेशा बड़े मेंबर में ही करंट डालनी, और हमेशा छोटे मेंबर का ही फ्लक्स पकड़ना है। नियम बन गया ये। हमेशा बड़े मेंबर में, बड़ा तुम्हारे सिस्टम में जो दो सदस्य होंगे, बड़े सदस्य में ही करंट डालना, और फ्लक्स हमेशा छोटे सदस्य का लेकर के आंसर बनाना। सुन लिया सबने? चलो अब आ जाओ, खेलते हैं। बोलो करंट किस में डालूं, छोटी की बड़ी? वेरी गुड, अब तो अच्छा बोल रहे हैं। करंट किस में डालूं? बड़ी। और बड़ी चुप बैठेगी, माहौल बना देगी। आओ, लेट आई बड़ी, है ना, मैंने बड़ी में करंट डाल दिया, बड़ी तो माहौल बना देगी। चलो बे, बी बड़ी, दिस इज यू नॉट आई बड़ी अपॉन क्या 2 रेडियस, माहौल बन गया है। फ्लक्स कितना लेने जाए, बड़ी का कि छोटी का? हूं क्या कर दो बे, छोटी। फ्लक्स छोटी, दिस इज बी बड़ी ए छोटी। क्या cos 0 आएगा? यस। छोटी तो बहुत छोटी है ना, प्यार से बात करनी पड़ेगी। हाँ, ए छोटी एकदम चिन्नी सी एकदम। छोटे बच्चों से तो प्यार से बात करनी पड़ती है ना, या उनसे भी दहाड़ के बात करो बे? हाँ, छोटे बच्चों से प्यार से बात करनी पड़ती है। बहुत बढ़िया। तो फाइव छोटी इज बी बड़ी एंड ए छोटी, और cos 0 इज इट बाम? कौन बोल रहा है? बाम या नॉट बाम? बाम या नॉट बाम? बहुत बढ़िया, बुलाओ सबको। म्यू नॉट आई बड़ी अपॉन 2r ए छोटी। ए छोटी को क्या मैं पाई आर स्क्वायर लिख दूं आज? मैंने लिख दिया। और देखो ना, मैं फ्लक्स बना जरूर है कि मेरे दिमाग में खुरापात कुछ और चल रही है। मेरे दिमाग में भी क्या चल रहा है, मुझे फ्लक्स में इंटरेस्ट नहीं है। क्या मुझे आई बड़ी को नीचे बुलाना चाहिए? बुला इसको नीचे। अरे ऐसा तो भावुक हो गया भाई तो। म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या 2r हो गया। और देखा, मजाक मजाक में 5 और i का रेशियो आ गया। और सबसे अच्छी बात, 5 और i दोनों एक ही सदस्य की अलग अलग सदस्य के। ये कौन है, एल की एम? कौन है ये, एम छोटी की एम बड़ी की? एम। एम पर्सनल होता है कि सबका होता है? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। अगला सवाल, ये अभी अपना क्वेश्चन था रिसेंटली, अभी 3-4 साल पहले भी इसी प्रोफाइल का एक क्वेश्चन था, उसकी बात कर लेते हैं। आ जाओ। देखो ना, जो क्वेश्चन था ना, वो भी अभी 3-4 साल पहले नेट में था। डायग्राम बनाए सभी नालायक। दिस इज एल, दिस इज एल, फिर मेरे को दिया। जो ज्ञानी लोग बातें कर रहे हैं वो भी फोटो बनाए, समस्त ज्ञानी लोग फोटो बनाए। मुझे लगता है लगभग वही प्रोफाइल का सवाल है, बस मामला सर्कल से स्क्वायर गोल पे चला गया है ना। पहले दो गोल सर्कल सर्कल थी, और आजकल दो गोल स्क्वायर स्क्वायर है ना, आपको दिख रहा होगा। और हाँ, मुझे बता दीजिए, उन्होंने फोटो बना के ये क्वेश्चन भी जेई का है। दोनों क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम जेई में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन 3-4 साल पहले आपके नीट में था, और ये क्वेश्चन इस साल आपके नीट में था। दोनों क्वेश्चन किस जमाने में जेई में आए हुए हैं? मुझे बता दो यार, ये कैपिटल किसका सेल्फ इंडक्टेंस है? हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस की लेंथ है, संभालना थोड़ा सा। नालायकों, ये बड़ी कोयल का साइड है, एल, कैपिटल एल। सुन लिया सबने? सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है। यस, हमें बोल रहा है कि एम निकालना है। और क्या फिर वो इशारा क्या, छोटी छोटी की हम चिन्नी सी है? छोटी को छोटी मत समझना, बहुत छोटी है। चलो भाई, क्या करूं, किसमें करंट डालें, छोटी में कि बड़ी में? बड़ी में करंट डाल दिए, आ जाओ। लेट आई बड़ी, तो क्या माहौल बन गया है? बी बड़ी 2√2
नॉट आई बड़ी अपॉन पाई एल। कुछ याद दिलाना चाहूंगा, ये सवाल उससे बड़ा सवाल है। तो मैं याद है सर्कल का बी का फॉर्मूला तो मैंने सिखा रखा है, स्क्वायर का बी का फॉर्मूला मैंने कभी भी नहीं पढ़ाया, होता भी नहीं है। तो मैं याद है जब तार पढ़ाता था तो हाँ, चार तार याद है, एक तार का बना के चार गुना किया था, और आपका वहां आंसर आया था 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एक्स। 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एक्स, एक्स उसकी साइड थी। तो क्योंकि मुझे वो आंसर याद है तो मैंने सीधा चेप दिया। अगर बच्चों को वो आंसर याद नहीं होगा तो क्या पहले बी बनाना पड़ेगा? तो बोलो, वहां तो बी तो डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ बी डायरेक्ट लिखा जाएगा कि बनाना पड़ेगा, बनाना। मुझे लगता है ये सवाल उससे थोड़ा बड़ा हो गया इस हिसाब से, सुन रहे हैं? मेरे को तो आंसर याद था, मैं चेप दिया। हाँ, कर सकते हैं ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब क्या करें? फ्लक्स छोटी, देखो ना, लिख दो डायरेक्ट, लिखो बी बड़ी हो सब। हाँ, बी बड़ी इज 2√2 म्यू नॉट आई बड़ी अपॉन पाई एल। और हाँ हाँ, ए छोटी, ए छोटी का एल स्क्वायर हो जाएगा आज। ठीक है, चलो भाई आंसर लो। फाई छोटी आई बड़ी, यू आर गेटिंग 2√2 नॉट एल स्क्वायर अपॉन पाई एल। ये आंसर है भाई साहब, इज इट एम? ये एम का आंसर हो, एम का आंसर आ चुका है, बहुत ही सुंदर सा आंसर है। अपने एग्जाम में जब भी क्वेश्चन था, और इवन जेई में भी जब भी क्वेश्चन था, जेई में टाइम में, उस टाइम में भी एम नहीं पूछा था कि एम कितना होगा, पूछा था एम किसके प्रोपोर्शन होगा। क्या मैं कह दूं? जी हाँ, सीधा ये था, एम किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो मुझे बोलना चाहिए शायद एल स्क्वायर बाय एल के प्रोपोर्शनल होगा। कैसा आसान है, कर सकते हैं ना हम लोग? देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने किए। मैं दो सदस्य देके आपसे एम पूछूंगा तो किसी एक सदस्य में, किसी एक में, या बड़े सदस्य में, बड़े सदस्य में करंट डालना, और छोटे सदस्य का फ्लक्स लाना, घुमा फिरा के आंसर लाना। एक, हाँ भैया, नहीं दिया तो फिर भी करना तो यही पड़ेगा, लेकिन वो टेक्निकली थोड़ा सा गलत है। तो जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए, सही बनाने के लिए क्या करते हैं, कंडीशन डालती है। इन्होंने पूछा सब आर, वो छोटी के बारे में नहीं बोला कि ये बहुत छोटी है, तो फिर क्या करेंगे? तब भी करेंगे तो यही, लेकिन आई थिंक उस टाइम क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि इस क्वेश्चन में एक तरह की एरर है या कमी है। तो जो क्वेश्चन बनाते हैं तो वो इस बात को ध्यान, इससे होता है ना, बॉल ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो वहां लिख देते हैं फ्रिक्शन मत मानिए या विस्कस मत मानिए, वो वाली बात है। पढ़ू आगे, चलिए ये भी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो मेंबर, पता है अपनी किताबों में दो मेंबर कोई भी हो सकता है, कोई दो कोल का ठेका नहीं है। जनरल सुन लो आप लोग। ये देखो आप, जैसे मान लीजिए मुझे कभी भी दो मेंबर के बारे में बोलेंगे, भाई बंद कर दो मोबाइल, शाबाश, इधर ध्यान दो, है ना? उनको बोलो भी क्लास में बाद में बात करो। चलो, तो मान लीजिए सोलेनोइड है, ये मान लीजिए सोलेनोइड है, कुछ भी सवाल, सवाल क्या है अपनी बुक्स में, सोलेनोइड है, हमसे बोल देगा इसके अंदर चिन्नी सी छोटी कोल बैठी हुई है। सोलेनोइड के अंदर एक चिन्नी सी कोल बैठी हुई, बोलेगा एम लाइए। यस, क्या करें, किसमें करंट डालें, छोटे में कि सोलेनोइड में? दो मेंबर हैं, छोटी कोयल और एक बड़ा सोलेनोइड, किसमें करंट डालें, छोटे मेंबर या बड़े मेंबर? बड़ा मेंबर में, तो सोलेनोइड में करंट डालना और फ्लक्स छोटी का पकड़ना, कर कर आके आंसर ले आना। और सुनिए, कभी कभी हम क्या करेंगे, एक बड़े सोलेनोइड के अंदर एक चिन्ना सोलेनोइड बैठा हुआ है, सुन रहे हैं? बोलो करंट किसमें डालोगे? हमेशा हमेशा का नियम बनाओ, मुद्दा ये नहीं कि तू दो कोयल देगा, कि तू दो सोलेनोइड देगा, कि तू एक सोलेनोइड एक कोयल देगा, कि तू दो कोयल जो देगा वो सर्कल देगा कि रेक्टेंगल देगा, इसका मुद्दा ये नहीं है। मैं हमेशा हमेशा दो मेंबर दूंगा, और दो मेंबर में से हमेशा हमेशा बड़े मेंबर में ही करंट डालना है, और छोटे मेंबर का ही फ्लक्स पकड़ना है। वहां से आप लोग एम की तैयारियां करेंगे। हो जाएगा नालायकों, हो जाएगा। ये था म्यूचुअल के बारे में, मैंने म्यूचुअल के बारे में सब आपको पढ़ा दिया है। अब देखो ना, हम लोगों ने एल पढ़ लिया ना, क्या हर कोयल में एल नाम की प्रॉपर्टी होती है? यस। और दो कोयल को पास रख दिया तो उनके बीच में एम होगा कि हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, हम लोगों ने एल और एम पढ़ लिया है, पूरा हो गया है, तो मुझे बात करनी पड़ेगी ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स के बारे में। देखो ना, तुम लोग आर पढ़ने के बाद उनकी ग्रुपिंग करते थे सीरीज पैरेलल, तुम लोग सी पढ़ने के बाद उसकी ग्रुपिंग करते थे सीरीज पैरेलल, तो भाई साहब मैंने आपको एल पढ़ा दिया है तो मुझे उसकी ग्रुपिंग आपको बतानी चाहिए। स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स। स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कॉइल। छोटा सा पॉइंट है, 5 मिनट का टॉपिक है बस, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स। और स्टार्ट करने के लिए एक मैसेज दे दूं आप लोगों को, एल का ट्रीटमेंट वही है जो आर का होता था, सीरीज में जोड़ना, पैरेलल में बटे छठे। सी का ट्रीटमेंट वही कि उल्टा पुल्टा। मैं तो एल सिखा रहा हूं ना, तो इसमें आओ थोड़ा से लिखते हैं। पहला मामला पैरेलल, जैसे कभी दो इंडक्टर तुम पैरेलल लगा दोगे,
L1 L2, तुमने बोला कि L इक्विवेलेंट लाइए, L इक्विवेलेंट दैट विल बी सिंपली L1 L2 अपॉन L1 + L2। क्या ऐसा आप वहां भी करते थे? L1 + L2 सिंपल है, तीनों के तो बटे बटे कर लेते हो, ये सब आपको आता है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा। आओ बच्चे, दूसरा मामला है सीरीज। सीरीज में अगर मैंने पूछा L इक्विवेलेंट लाइए तो आंसर विल बी L1 + L2 ± 2m। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, देखो कि सीरीज में पैरेलल में ऑर्डिनरी मामला, अगर सीरीज की बात करें तो ऑर्डिनरी मामला क्या होगा, L1 + L2, उसमें क्या बात है। लेकिन लेकिन सीरीज के सवालों में आपसे m कंसिडर करवाया जा सकता है। सीरीज के कोई कोई सवाल में वो बोल देगा कि इनके एल तो ही है, इनके बीच में क्या है, एम भी है, तो भाई साहब अगर एम कंसिडर नहीं करवाया तो ऑर्डिनरी काम है, L1 + L2 कर लेंगे, लेकिन एम कंसिडर करवाया तो फिर आंसर इज L1 + L2 +2m या -2m। अब मुझे सिखाना पड़ेगा सब, प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है, वो मैं सिखा देता हूँ। और ध्यान दीजिए, पैरेलल में एम का कंसिडरेशन आपके स्कोप में नहीं है, पैरेलल में भी एम तो हो सकता है। इंजीनियरिंग में हमारे पास वो पैरेलल और मिक्स वगैरह में सब में एम था। तुम लोग अभी जिस लेवल पे हो, तुम लोग अभी 11-12 लेवल का या नीट लेवल के फिजिक्स लेवल पे हो, तुम्हारी किताबों के अंदर पैरेलल ग्रुपिंग में एम का हिसाब नहीं दे रहा है, वो तुम्हारी किताबों में पैरेलल ग्रुपिंग में एम कंसिडर नहीं करवाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि एम नहीं होता है, क्या एम तो पास में बैठने से होता है ना, एम क्या सीरीज पैरेलल की वजह से होता है कि पास में बैठने से होता है। तो पैरेलल में भी एम हो सकता है, होता भी है। तुम्हारे लेवल पे भी एम की बात पैरेलल में नहीं होगी, तुम्हारे लेवल पे सीरीज में एम की बात हो सकती है, तो हो सकती है, तो आंसर क्या होगा L1 + L2 +2m एंड -2m, ये होगा। अब बोले कब क्या करना है, देखो ना, कोइल्स हमसे कहेगा कभी कभी सेम सेंस में है, तो उसका मतलब क्या हो गया, देखो एक कोइल में अगर क्लॉकवाइज घूमे तो अगले में भी क्लॉकवाइज, तो उसको क्या बोले सेम सेंस में है। और आओ, कभी कभी क्या कोइल्स अपोजिट सेंस में है, इसका मतलब क्या होगा, एक कोइल में क्लॉकवाइज घूमे तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, कुछ नजर आया? यस, देखो ना, दोनों में, दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज में है। इसमें अगर घूम रहा है यूं 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 तो उसमें भी यूं यूं यूं, अबे ऊ नहीं बे, उसमें उसमें ऊपर वाले में सेम सेंस। इसमें यूं 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 तो उसमें भी यूं यूं यूं, क्या दोनों में सेम डायरेक्शन में? इसमें क्लॉकवाइज तो उसमें भी क्लॉकवाइज, मैं कहूँ बोथ द कोइल्स आर इन सेम सेंस। ओके, इसमें यूं 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 तो उसमें ओ ओ ओ, एक में क्लॉकवाइज तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज, मैं कहूंगा कोइल्स आर इन अपोजिट सेंस। सुन लिया आपने, सेम सेंस में आप क्या ऑपरेट करना, L1 + L2 +2m लिख दीजिए फटाफट से, और अपोजिट सेंस में आप क्या ऑपरेट करना, L1 + L2 -2m लिख दीजिए फटाफट से। नहीं, दो से ज्यादा नहीं होगी। यस, दो से ज्यादा बुक्स में 12th या नीट लेवल पे दो का ही
अभी आवाज आ रही है ऑनलाइन लोगों को? हाँ आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया, नहीं नहीं आ गई। हाँ सुनो बे, ये क्या है, सीरीज पढ़ेगा, मिक्स है? मिक्स है, ओके चलो हिसाब कर ले। और हाँ देखो, एम के बारे में नहीं बोला, तुम भी मत सोचना। क्या ये 0.25 हो गया आप लोगों को? 0.25 हेनरी। हाँ आंसर ले लीजिए फटाफट से। 0.75 प्लस 0.25, इज इट 1 हेनरी? बिल्कुल आसान है, शाबाश। अगला सवाल देखो ना, 3 हेनरी, 3 हेनरी एंड दिस अगेन 3 हेनरी, ऐसे और ऐसे। इसको खूब पहचानते होंगे आप लोग, यस। क्या तीनों रीअरेंज करने के बाद पैरेलल हो जाते थे? ऐसा अपन ने रेजिस्टेंस में खेला था, ऐसा अपन ने कैपेसिटर में खेला था। अब तो अपनी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, इसको देखते आप पहचान लेते हैं। वहां तो बड़े पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगा लगा के रीअरेंज करते थे, अब तो उसकी आवश्यकता नहीं है। क्या तीनों पैरेलल हैं ये? क्या ये तीनों का नेट सीन ये होगा ना? बोली ये हो जाएगा ना? बोलो भाई, एल इक्वलेंट इज इट 1 हेनरी? बहुत सुंदर। इफ L1 बराबर L2 बराबर 5 हेनरी। अगला सवाल, कपलिंग 10%, सीरीज इक्विवेलेंट चाहिए 2 बार, सेम सेंस और ऑपोजिट सेंस। यहां तक बना लिया सबने? अबे घनश्याम सबसे आगे बैठना से पीछे चलता, तेरी स्थिति से है ना भाई? हाँ जी, ये सवाल के बारे में मुझे बताइए। दो L1 L2 दोनों कितने हैं? 5 5 हेनरी, कपलिंग 10% है, और सीरीज इक्विवेलेंट चाहिए 2 बार, एक बार कोइल इन सेम सेंस और एक बार कोइल इन अपोजिट सेंस। ट्राई कर सकते हैं। 11 और गलत है, गलत है, देखो क्या गलती की है, देखो देखो क्या गलती है। हाँ हाँ वेरी गुड। नहीं, 0.1 बोल रहे हो ना, क्या बोल रहे हो आप? बराबर। 11 हेनरी और 9 हेनरी, 11 हेनरी एंड 9 हेनरी बराबर। पहली बात तो मुझे समझाइए, सीरीज का मामला है, इसमें एम लोगे क्या आप लोग? एम कंसिडर करना है क्या? नहीं मैंने तो नहीं बोला क्यों करना है। नहीं सेम सेंस क्यों, मतलब सेम सेंस है इसलिए, या क्या क्यों एम क्यों ले रहे हो आप? कपलिंग है, सेम सेंस अपोजिट सेंस कर बताओ। कपलिंग है भाई साहब, कपलिंग है तो क्या एम जरूर हो रहा होगा? यस। तो पहले बात तो एम कंसिडर करना है तो एम बनाओ। एम कैसे बनता है? एम बराबर के रूट L1 L2 ना। के कितना? 0.1, L1 L2 दोनों 5 5। इज इट 0.5 हेनरी? पहली बात तो मैंने जान लिया, इन दोनों कोइल्स के बीच में आपस में एम भी है, और एम की वैल्यू भी मैंने जान ली, कितना एम है? 0.5 हेनरी। आसान है तो। अब क्या कह रहे हो आप मुझसे? आंसर चाहिए, एक बार सेम सेंस एक बार अपोजिट सेंस। सेम सेंस में चलो मेरे साथ, सेम सेंस बोलो बे, क्या ये ऑपरेट करोगे? करो ईमानदार से, कितना आ रहा है? 11 हेनरी। और अपोजिट सेंस में क्या ऑपरेट करोगे? 9 हेनरी। ईमानदारी से काम करना है, उसको कुछ चालाकी नहीं। शाबाश, 11 हेनरी एंड 9 हेनरी। ऑनलाइन बच्चों का भी आंसर आ रहा है, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आंसर आ गया, 11 हेनरी एंड 9 हेनरी। मुझे और बात करनी है, कुछ लोग दुकान बंद करने की तैयारी में है, मुझे और बात करनी है। आ गया, आंसर आ गया। सब कुछ यही सवाल है, आप लोग मत करना। सब कुछ यही सवाल है, ये लाइन नहीं है। बोलिए। 10 10 श्योर? नहीं सेम सेंस में तो 10 आएगा, अपोजिट में नहीं, अपोजिट सेंस, अपोजिट। एम कंसिडर नहीं करे तो सेंस सेंस की नॉन सेंस, ऑफ कोर्स दैट विल बी नॉनसेंस, क्योंकि अब तो एम तो नहीं है ना। तो L1 प्लस L2 इधर भी और L1 प्लस L2 उधर भी। आंसर विल बी 10 एंड 10। ये मैंने आपको म्यूचुअल और सेल्फ पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरा पैक हो गया है। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे डायनेमिक इंडक्शन। डायनेमिक इंडक्शन अगली क्लास, पूरा लेक्चर डायनेमिक इंडक्शन। थैंक यू, धन्यवाद।